Assalamu alaikum everyone. Am I audible? Please confirm कर दें. Yes, ma'am. Yes. वालेकुम अस्सलाम. यस मैम. Okay, that's great. स्टार्ट करते हैं मेरे ब्रीफ इंट्रोडक्शन से. लेट मी जस्ट गिव मी 1 second. स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबके साथ? यस मैम. ओके. अस्सलाम वालेकुम. माय नेम इज़ लाइबा फ़ारूक और मैंने LLB किया हुआ है. आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ माय बैच, practicing as an advocate in the High Court as well as in the lower courts of Balochistan. I have also done masters in English literature. इसके अलावा मेरे पास प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस है जेंडर बेस्ड वायलेंस पे काम करने का. यहाँ पे मैंने कुछ अपना एक बेसिक मेंशन किया है. आई हैव सर्व्ड एज अ यंग पार्लियामेंट्री एसोसिएट इन प्रोविंशियल असेंबली of Balochistan under European Union and GIZ project. इसके साथ साथ मैं वीकली राइटर हूँ ज़ेबुल स्टूडेंट मैगज़ीन कराची के लिए. अलॉन्ग विद दैट माई न्यूमरस आर्टिकल्स आर बीइंग पब्लिश्ड इन पाइट. इसके साथ साथ आई एम गोइंग टू टीच यूरोपियन हिस्ट्री, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेक फ्यू मोमेंट्स टू आस्क फ्रॉम यू एज वेल कि आप सबका में से किसका ज़्यादा बैकग्राउंड है हिस्ट्री में या कौन नॉन हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, ताकि मुझे आइडिया हो कि हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं. Am I audible? यस मैम. जी. तो बेसिकली आप जस्ट बता दें कि योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन, योर नेम एंड योर बैकग्राउंड, क्या आपका आइदर हिस्ट्री में है या नहीं है. जस्ट टेल मी ब्रीफली विद इन 1 second. कैन वी स्टार्ट फ्रॉम मोहम्मद आतिफ? यस मैम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैम मैंने इंग्लिश लिटरेचर किया हुआ है, तो इतना पता है ब्रिटिश के बारे में, यूके के बारे में, सो आई नो वेल. ओके, दैट्स ग्रेट. व्हाट अबाउट 240 आदिल? चलें नेक्स्ट बता दें ज़िशान. नो मैम, मेरा कंप्यूटर साइंस में हिस्ट्री ओके, बैकग्राउंड में. ओके. ना ज़िशान. उस्मान फ़ारूक, कोई भी बता दे ताकि थोड़ा सा सबको आइडिया हो जाए. मैं मोहम्मद उस्मान फ़ारूक एंड फ्रॉम लाहौर. मेरा बैकग्राउंड मैम हिस्ट्री में नहीं रहा और मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट है ये. और मेरी ग्रेजुएशन है, मेरी सिंपल ग्रेजुएशन. अच्छा, चले ठीक है. थैंक यू सो मच. आप सबसे ये जितने 3 ऑफ यू हैव टोल्ड मी, किसी का इंग्लिश लिटरेचर में थोड़ी नॉलेज है, किसी का कंप्यूटर साइंस में है, किसी का बिल्कुल स्टार्ट है. अब इशू यहाँ पर यह आता है कि हमेशा से आपको पता होगा, लोगों ने भी आपको कहा होगा कि यूरोपियन हिस्ट्री इज़ द लेंथिएस्ट हिस्ट्री ऑफ ऑल टाइम्स. एम आई करेक्ट? अगर आप इसको कंपेयर करते हैं
बिल्कुल, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं ब्रिटिश हिस्ट्री के साथ और यूएस हिस्ट्री के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा आपकी लेंथी हिस्ट्री है। बट मेरा जो कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है वो इस तरह से डिज़ाइन किया है फ्रॉम द वेरी स्क्रैच टिल द वेरी एंड। वो बिल्कुल जो अंडर ग्रेड लेवल से लेकर आपके हायर लेवल तक जाएगा, जिसमें यू वुड बी एबल टू स्कोर 84 प्लस, क्योंकि मैंने ख़ुद भी 84 प्लस ही स्कोर किया हुआ है अपने लास्ट दोनों अटेम्प्ट्स में। तो आई वुड बी टेलिंग यू ईच एंड एवरी सिंगल थिंग इस यूरोपियन हिस्ट्री से रिलेटेड। अब वाई वन शुड चूज़ यूरोपियन हिस्ट्री डिस्पाइट द फैक्ट कि ये बहुत ज़्यादा लेंथी है, और नोइंग द फैक्ट कि किसी का भी बैकग्राउंड नहीं है। मेरा अपना भी यूरोपियन हिस्ट्री में बैकग्राउंड नहीं था। आई एम अ लॉ ग्रेड स्टूडेंट, ठीक है, लिटरेचर का बैकग्राउंड है और मेरा पूरी लॉ और एक्ट से रिलेटेड है। बट वाई आई हैव चूज़न यूरोपियन हिस्ट्री एज माई वन ऑफ माई ऑप्शनल, उसका सबसे बड़ा यही वजह है इसकी हाई स्कोरिंग पोटेंशियल। आप इसमें जितना अच्छा लिखेंगे, अच्छे से मुराद ये नहीं कि आप फ्लावरी इंग्लिश लिखें या बहुत सोफिस्टिकेटेड, नो। आप जितनी कनेक्टिविटी बनाएंगे हिस्ट्री की, उतना अच्छा आपका एग्ज़ामिनर आपको मार्क्स देगा, ठीक है। वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर होगा जिसमें आप मैप्स ड्रॉ करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से आप क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे, किस तरह से आप एक एग्ज़ामिनर क्वेश्चन पूछेगा बट आप डिफरेंट तरीक़ों से उसका जवाब दे सकते हैं। और सेम एग्ज़ामिनर अगर एक टॉपिक डिफरेंट तरीक़ों से पूछता है तो आप अपनी एक एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ उसको कैसे कर सकते हैं। सेकेंडली, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आप सबको? यस मैम। ओके। सेकेंडली, आप में से काफ़ी लोगों ने आईआर भी रखा होगा और पॉल साइंस भी रखा होगा। अगर जिसने नहीं रखा तो इट्स ओके। जिसने रखा है उसके लिए तो ये एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, जस्ट बिकॉज़ आपकी जितनी भी हिस्ट्री है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर टिल टुडे, जितना भी आपका यूरोपियन अफेयर्स है, वर्ल्ड वॉर्स है, कोल्ड वॉर है, कोल्ड वॉर 2.0 है, जितनी भी है वो सारी इसमें आपकी कवर होगी। आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए टाइम अपना निकालना नहीं पड़ेगा। अगर आप इसके अंदर सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, वही चीज़ें आपकी जाके आईआर या पॉल साइंस में कवर हो जाएंगी। वहाँ पर बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगाने होंगे या थ्योरीज़ लगानी होंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसका एक वेल डिफाइंड सिलेबस है विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1789 और एंड होता है आपके आज तक के दिन पर। बस इसके अलावा कुछ भी एग्जामिनर नहीं पूछता, लाइक यूएस हिस्ट्री, लाइक ब्रिटिश हिस्ट्री या इंडो पाक हिस्ट्री विच इज़ द लेंथीएस्ट वंस। हालांकि कंटेंट वाइज आपकी यूरोपियन हिस्ट्री लेंथी है, बट जब आपको एक दफ़ा अच्छे से समझ आ जाए, यू आर गुड टू गो। गॉट इट? Yes. अच्छा, Yes, एक we did. बेसिक सी चीज़ आपको मैं दिखाना चाहती हूँ, फिर इस पर हम करते हैं। अच्छा, यूरोपियन हिस्ट्री का आप सबने सिलेबस तो देखा होगा, क्योंकि सबसे पहले जब हम अपना ऑप्शनल चूज़ करते हैं, हम पहले सिलेबस देखते हैं, देन वी यूज़ टू सी पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर्स के एनालिसिस के बाद हम अपना एक सब्जेक्ट डिवाइस करते हैं कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट हो रहा है। काइंडली प्लीज़ बीच में आप ओके या येस कह दें, ऐसे ना हो कि मैं बिल्कुल खुद से बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आप सबकी स्क्रीन Okay, नज़र ma'am. नहीं आ रही। तो ठीक है, अभी मैं जस्ट आपसे ये सिलेबस डिस्कस करना चाहती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि हाउ आई हैव डिज़ाइन योर कोर्स एंड हाउ आई एम गोइंग टू कवर योर होल यूरोपियन हिस्ट्री इन 15 to 16 डेज़। अब यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड नेपोलियनिक एरा। अब यहाँ पर एग्जामिनर ने बहुत बड़ा करके उसको लिख दिया है और उसके नीचे उसने सारी चीज़ें लिख दी हैं। कॉजेज़ ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, कॉन्सिक्वेंसेस, नेपोलियन का राइज, कॉन्टिनेंटल सिस्टम, फॉल ऑफ नेपोलियन। आप जब मेरे साथ पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो कि ये जस्ट
वन टॉपिक नहीं है, ये 2 या 3 डिफरेंट टॉपिक्स हैं और इसमें से ही एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। सेकेंड आपका है कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप। अब ये एक डिफरेंट चीज़ आ जाती है, इसके अंदर डिफरेंट सिस्टम्स हम पढ़ेंगे, कांग्रेस ऑफ वियना, मीटिंग्स क्यों हुई, फिर डिफरेंट लीडर्स के एराज है, जिसमें सबसे आउटस्टैंडिंग एरा वाज ऑफ मेटरनिक, इसलिए यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया। लेकिन मैं आपको जो हिस्ट्री पढ़ाऊँगी वो इंटरलिंक्ड हिस्ट्री होगी, ताकि जब भी आप कोई भी टॉपिक हिस्ट्री का अटेम्प्ट कर रहे होंगे, आपकी एक कनेक्टिविटी बिल्ड होगी, ताकि आप इजीली उस चीज़ को आंसर करें। क्योंकि यूरोपियन हिस्ट्री में आपके क्वेश्चंस के साथ साथ कोटेशंस भी आती हैं एज अ क्वेश्चन, तो जब तक आपकी वो बेस लाइन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी उस तरह से नहीं होगा। एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट कि आप किस तरह से अपनी बेस लाइन इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब थर्ड आप देखें, फोर्सेस ऑफ कंटिन्यूटी। अब फोर्सेस ऑफ कंटिन्यूटी कोई अलग टॉपिक नहीं है आपका, ये फोर्सेस ऑफ कंटिन्यूटी आप फर्स्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ पढ़ेंगे और फोर्सेस ऑफ कंटिन्यूटी आप कंसर्ट ऑफ यूरोप के साथ मिल पढ़ेंगे। वो इसलिए क्योंकि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था वो इस वजह से ही आया था कि आपका नेशनलिज्म का राइज था, लिबरलिज्म का राइज था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, डिफरेंट चीज़ें थी, ठीक है। इसी तरह से आपका जो फोर्थ है ईस्टर्न क्वेश्चन। ईस्टर्न क्वेश्चन बहुत लेंथीएस्ट क्वेश्चन, ये बहुत लेंथीएस्ट पार्ट ऑफ द यूरोपियन हिस्ट्री है। इसको मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन करूँ, जो कि मैंने किया भी है। इसमें से हार्डली ही आपके एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन हम कवर करेंगे। मैं भी एनालिसिस आपको दिखाऊंगी पास्ट पेपर्स का, यू विल कम टू नो कि एग्जामिनर ने क्या पैटर्न सेट किया हुआ है। इट्स नॉट द हिस्ट्री, इट्स द कनेक्शन एंड द कनेक्टिविटी जिसके ऊपर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछता है। देन फिफ्थ पार्ट, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब आप ये चीज़ मैं आपको जैसे पढ़ाऊँगी, दैट वुड बी लाइक, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, हम कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप को कनेक्ट करेंगे जाके यूनिफिकेशन ऑफ इटली के साथ, ठीक है। हमें पता होगा कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली स्टार्ट अभी नहीं हुई है, इट वाज स्टार्टेड लॉन्ग बैक अगो इन 1815, सेकंड नंबर पे। डरना नहीं है, ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, जस्ट आपकी अगर बेस लाइन बन जाती है, आपको इवेंट्स समझ आ जाते हैं जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही आना शुरू हो जाएंगे, एंड तक आपकी एक एक चीज़ कनेक्टेड है। फिर इसके बाद है आपका यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी भी साथ कनेक्टेड है। देन सेम ओरिजिन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देन आपका 50 मार्क्स का है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इट्स आफ्टरमैथ। अच्छा, ये जो अभी फर्स्ट पार्ट मैंने आपको जितना बताया, एग्जामिनर मैक्सिमम इसी से ही पूछता है। यहाँ पर आपके हैं ये 7 टोटल इसके हेडर्स। एग्जामिनर मोस्टली आपका यूरोपियन हिस्ट्री का पेपर यहाँ से बनता है। 8 क्वेश्चंस में से आपके 5 to 6 क्वेश्चंस ये वाले ऊपर के पोर्शन से बनते हैं, और ये अगर आपको पूरा समझ आ जाता है तो बाकी आपके लिए सारा इजी है, क्योंकि इसके बाद ही आपके डिफरेंट जो इवेंट्स हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। अब जो आपका सेकंड पार्ट है विच इज़ ऑफ 50 मार्क्स, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इट्स आफ्टर मैथ, देन डिक्टेटरशिप, simple, the Second World War, the post-war era. Like I'm just repeating in the syllabus right now, ताकि हमें पता हो कि सिलेबस में हमसे ये चीज़ें मांगी हुई है। पोस्ट वॉर यूरोप, नेटो, कोल्ड वॉर, देन यूरोप अगेन, रीयूनिफिकेशन, और इसके बाद आपका कोर्स एंड हो गया है, ठीक है। ये आपका सारा यूरोपियन हिस्ट्री का कोर्स है जो कि FPSC ने हमें दिया हुआ है। अब मैं आपको किस बेस पर पढ़ाऊँगी, मैं आपको पहले वो दिखाती हूँ। हम पढ़ेंगे सिलेबस इस तरह से। दिस इज़ द हाई top 15 high frequency topics which I have observed from past 7 to 8 years, ठीक है। We are going to study history and French Revolution। इसमें हम सारा कवर करेंगे, किस तरह से कनेक्शन बिल्ड होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया क्यों था, इसके कॉजेज़ क्या थे, फिर इसके इम्पैक्ट्स क्या थे, फिर इसकी लेगेसी लेटर ऑन क्या हुई थी, हम ये सारा पढ़ेंगे। अब आपके कोर्स ब्रेकडाउन में नेपोलियन वाज नॉट डिफरेंट टॉपिक, बट मेरे कोर्स ब्रेकडाउन में है नेपोलियन का राइज एंड फॉल, एक डिफरेंट टॉपिक, जस्ट बिकॉज के एग्जामिनर हैज़ repeatedly asked again and again Napoleon से related different questions. Then again, third
Concert of Europe and Congress of Vienna. Fourth, Forces of Continuity. Forces of Continuity को हम अमलगमेट करेंगे हमारे थर्ड टॉपिक के साथ, विच इज़ कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप एंड कांग्रेस ऑफ वियना. जब आप ये पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा कि इसको हम कांग्रेस ऑफ वियना ही क्यों कहते हैं, हम कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप ही क्यों कहते हैं, हम क्यों इनको फोर्सेस ऑफ कंटिन्यूटी कह रहे हैं. या फोर्थ में यहाँ पे आपके रेवोल्यूशंस का जिक्र नहीं है, लेकिन हम रेवोल्यूशंस पढ़ेंगे क्योंकि दीज रेवोल्यूशंस आर गोइंग टू हेल्प अस इन लर्निंग द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली. फिर हम ईस्टर्न क्वेश्चन को मैंने डिवाइड किया है 2 डिफरेंट डोमेन्स के अंदर, जिसमें आप पूरा ईस्टर्न साइड रशिया, ऑटोमन एम्पायर, बाकी सारी इसके साइडिंग कंट्रीज़ पढ़ेंगे. फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर एक आपका इंटर वॉर पीरियड आता है जिसमें आपका डिक्टेटरशिप का राइज होता है और ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ये सारी चीज़ें आएंगी. फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, फिर इसी के अंदर इसके कॉजेज़, इम्पैक्ट्स और इम्प्लिकेशंस. देन पोस्ट वॉर यूरोप, कोल्ड वॉर. और 15 मैंने अभी वाले उससे देख कर रखा है, यूरोप एंड अफेयर्स इन 21st सेंचुरी. अभी तक आपके कंटेम्प्रेरी एज सच रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया हुआ जहाँ तक मैंने पेपर्स में देखे, लेकिन वो कुछ जगह पे आपसे कंपैरिजन मांग लेते हैं. सो मैंने ये टॉपिक्स अपनी उसमें देखते हुए ब्रेक डाउन किए हैं. यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन? ना मैम. जिसको ना समझ आए या कुछ भी हो आप वहीं पर रोक सकते हैं. अगर मैं ज़्यादा तेज़ बोल रही हूँ आप तब भी बता दें, कोई इशू नहीं है. शुड आई गो फॉरवर्ड? यस मैम. ओके. अच्छा, अभी मैंने आपको कहा था कि आपको यूरोपियन हिस्ट्री ही क्यों रखना चाहिए. वो इसलिए कि अगर आप बिल्कुल भी प्रिपेयर करके यूरोपियन हिस्ट्री नहीं देते तब भी यू आर गोइंग टू स्कोर इन 50s. ठीक है, बिल्कुल अगर आप बेसिक भी देते हैं, उसमें कोटेशंस आप नहीं डालते, आप मैप्स ड्रॉ नहीं करते, आप हिस्ट्री की कनेक्टिविटी नहीं बनाते, आप क्रिटिकल एनालिसिस नहीं डालते अपने क्वेश्चन में कंक्लूजन से पहले, तब भी एग्जामिनर आपको 50s में देगा. बट अगर आप 80s में स्कोर करना चाहते हैं तो फिर आप ये सारी चीज़ें डालेंगे. आपका इंट्रोडक्शन हमेशा कोटेशन से स्टार्ट होगा. आपके पास हमेशा एक साइड लाइन पे टाइमलाइन होगी जो आप उधर ड्रॉ करेंगे. आइदर इट्स रिलेटेड टू एनी ऑफ द क्वेश्चंस. वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड आता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से आता है, किसी भी चीज़ से आता है, आप बनाएंगे. मैं आगे आपको स्लाइड्स में दिखाऊंगी कि आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे. थर्ड एंड फॉरमोस्ट आप कोटेशंस डालेंगे. मैं आपको कोटेशंस भी दूंगी, रेफरेंसेस भी दूंगी, डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड, डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड, और आपको बताऊंगी कि आपने अपना इंट्रोडक्शन किस तरह से वो कैची बनाना है ताकि एग्जामिनर रुक जाए उस सवाल पर और आपको फोर्सफुली मार्क्स लेने पड़े. ठीक है, अब आप ये देखिए फर्स्ट डीएमसी है. फर्स्ट डीएमसी में आप ये देखें, यहाँ पर दिस पर्सन है स्कोर्ड 84 मार्क्स. ठीक है, अब इसने जो 84 मार्क्स लिए हैं वो ऐसे नहीं लिए, वो इस तरह से लिए हैं कि आप मैप्स ड्रॉ किए हैं, कोटेशंस हैं, क्रिटिकल एनालिसिस है, हिस्ट्री की टाइमलाइन पूरी ड्रॉ की हुई है और सारी चीज़ें वेल कनेक्टेड है. वेल कनेक्टेड थॉट की तरह उसने अपने पेपर पे लिखा है. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम ये सारी चीज़ें इतने कम टाइम स्पेन में कैसे लिखेंगे. आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे. जब आप प्रैक्टिस करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जब आप अपने क्वेश्चंस को ड्राफ्ट करना स्टार्ट करते हैं, फिर ये आपकी एक हैबिट बन जाती है. आप इसमें साथ साथ क्वेश्चंस के आप कोटेशंस आपको याद रह जाती हैं. आप वो उसकी इवेंट्स आप सर्कल फॉर्म में लिख रहे होते हैं, टाइमलाइन फॉर्म में लिख रहे होते हैं, एरोज़ की फॉर्म में आप मैप्स ड्रॉ कर रहे होते हैं, आप क्रिटिकल एनालिसिस डालते हैं. इवन हिस्ट्री में भी लोग कहेंगे आप हिस्ट्री में एनालिसिस नहीं डाली, लेकिन मैंने डाला था, विच हेल्प्ड मी अलॉट. अब सेकेंड आप पेपर देखें जिसमें यूरोपियन हिस्ट्री में दिस पर्सन है स्कोर्ड 76. मेरे पास बहुत सारी डीएमसीज थी जिसमें आई कुडंट पोस्ट ऑल ऑफ देम, बट बहुत सारी डीएमसीज है जिसमें 84, 76, लीस्ट मैंने जितना देखा था वो 56 था. तो इट्स अ वेरी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट जो आपको हमेशा से देता है. एटलीस्ट अगर हिट भी हो जाए कभी, अल्लाह ना करे, तब भी यू आर गोइंग टू फॉल बिटवीन 50s एंड 60s. और अगर आप अपना पेपर बहुत अच्छा अटैम्प्ट करते हैं, यू आर गोइंग टू फॉल अंडर 80 to 90.
अब आप इसमें मैंने ये पहले ही आपको बता दिया हाउ टू स्कोर 80+ इन यूरोपियन हिस्ट्री। आपने कोटेशंस डालनी है, मैं आपको अपने इन लेक्चर्स में प्रोवाइड करूँगी। कोटेशंस जब आप लिखते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल बच्चा जो हिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट करेगा और एक वो बच्चा जिसने कोटेशंस लिखी होंगी, जिसने मैप्स बनाए होंगे, जिसने टाइमलाइन को ब्रेक करके एग्जामिनर के लिए ईजमेंट दी होगी, definitely he or she is going to score well in this subject. और optionals are the decisive subjects। ये आपको मेक और ब्रेक वाला सीन है आपका। आपको बहुत अच्छा स्कोर भी दे सकते हैं और बहुत नेगेटिव स्कोर भी दे सकते हैं। अगर आप पेपर बहुत अच्छा अटेम्प्ट करेंगे, आप 80+ जाएंगे। देन आप हर क्वेश्चन के साथ एक मैप ड्रॉ करेंगे। अब इट्स नॉट लाइक कि हर किसी को ड्राइंग आनी चाहिए, नो। मैं आपको अपने मैप सब दिखाती हूँ थोड़ी देर तक। यू गाइज आर गोइंग टू सी कि कितने बेसिक से मैप है, बट एग्जामिनर को समझाने के लिए वो काफ़ी है। इस चीज़ से एग्जामिनर ये देखता है कि ओके दिस पर्सन हैज़ स्टडीड दिस सब्जेक्ट थॉरली और इसकी इस सब्जेक्ट पे कमांड है और इसने कोटेशंस भी ऐड की हैं, इसने मैप्स भी ऐड किए हैं और सारी चीज़ें ऐड की हैं। इस वजह से हमें इसको मार्क्स देने चाहिए। और क्योंकि जब आपकी बेस लाइन हिस्ट्री की एक अच्छे थॉट के ऊपर बनी होगी, आपको सारी चीज़ें वेल कनेक्टेड होंगी, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ और सोचने की। आपके पास इतना कंटेंट होगा हिस्ट्री पर लिखने के लिए कि टाइम ख़त्म हो जाएगा बट आपका कंटेंट रहेगा। सेकेंड पॉइंट, ड्रॉ मैप्स विद एवरी क्वेश्चन। थर्ड, ट्राई टू कनेक्ट एवरीथिंग इन द हिस्ट्री। अब इस तरह से नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको कहा है, वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रेंच रेवोल्यूशन, और फ्रेंच रेवोल्यूशन इज़ द फर्स्ट टॉपिक विच हैपेंड इन 1789। जस्ट एग्जाम्पल दे दूँ, इसको हम कनेक्ट करेंगे जाके 1848 के रेवोल्यूशन के साथ, ठीक है। हिस्ट्री आपकी ऐसे चलती है, ऐसे नहीं कि आपने एक टॉपिक पढ़ लिया बस दैट्स इट, नो। यू आर गोइंग टू कनेक्ट एवरी सिंगल टॉपिक। उससे ये होगा सबका डेटा आपस में इंटरलिंक्ड रहेगा। आप जब भी कोई चीज़ लिखेंगे आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा होगा, आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। थर्ड और फोर्थ, एट क्रिटिकल एनालिसिस। आपने अपने यूरोपियन हिस्ट्री में कंक्लूजन से पहले एक छोटी सी हेडिंग डालनी है क्रिटिकल एनालिसिस की। मैं अपने क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूँगी। उसमें आप एक समराइज से डिफरेंट तरीके से आप उसमें सारी चीज़ें अपनी सम अप करेंगे एनालिसिस के साथ कि ये चीज़ इस तरह से हुई है, इसके आगे रिपरकशंस ये आएंगे। बेशक एग्जामिनर ने वो क्वेश्चन में चीज़ पूछी है या नहीं पूछी है, ठीक है। इससे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है और एग्जामिनर आपको 1 से 2 मार्क्स देता ही देता है आपके क्रिटिकल एनालिसिस के लिए। सेकेंड, ओपन इंट्रोडक्शन विद कोटेशन। डोंट मेमोराइज, अंडरस्टैंड। आपने हिस्ट्री को मेमोराइज़ नहीं करना, आपने हिस्ट्री को समझना है, और ये हिस्ट्री आपकी डिफरेंट जगहों पर भी काम आएगी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको लिखा है कि दिस हिस्ट्री इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन IR, पॉल साइंस, इवन इन योर एसेस। अगर आपको कोई हिस्ट्री बेस्ड एसे आ जाता है या कहीं पर आपने कुछ कोटेशंस ऐड करने हैं, कोई एनालिसिस ड्रॉ करना है पावर का, कुछ भी, यू आर गोइंग टू कोट यूरोपियन हिस्ट्री। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? मैम जी मैम आपने कहा कि इंट्रोडक्शन का स्टार्ट आपने कोटेशन से करना है और उसके बिल्कुल नीचे आपने लिखा है कि डोंट मेमोराइज, अंडरस्टैंड। तो मैम मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ें मेमोराइज करने वाली भी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कोई कोटेशन दी है, वोल्टायर ने, मोंटेस्क्यू ने, या किसी भी फिलोसफर ने, तो वो अगर हम अपने से लिख लेंगे, उसको मेमोराइज नहीं करेंगे तो वो मसला होगा। नहीं, दूसरे नंबर पे ये जो टाइम लाइन है, ये मेरा ख्याल है कि जो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी नहीं करेगा। मतलब ये मेरा ओपिनियन है, आप इसको काइंडली बताइएगा। फॉर एग्जांपल जो नेपोलियन था उसके रिफॉर्म्स थी, तो नेपोलियन के रिफॉर्म्स में तो सिंपल वो आएगा ना, उसकी एजुकेशन, उसका इकोनॉमी, उसका जो भी चर्च के रिलेटेड था, तो उसमें टाइमलाइन हम कैसे उसमें। जी मैं बिल्कुल बताती हूँ, आपने ठीक बात बोली है। मैंने मेमोराइज़ के लिए ख़ास हिस्ट्री के लिए लिखा है कि आपने इवेंट्स को मेमोराइज़ नहीं करना। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेमोराइज फ्यू ऑफ द कोटेशंस, सब इन 15 टॉपिक से रिलेटेड। आपके पास कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो, आपको पता हो अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन से कोई भी चीज़ आएगी रिलेटेड,
हमने ये कोटेशन लिखनी है, मैं आगे आपको दिखाऊंगी, ठीक है। अगर रेवोल्यूशन से कोई भी बात आती है, हमने ये कोटेशन लिखनी है। डेफिनेटली वो 15 जो कोटेशंस होंगे यू आर गोइंग टू रिवाइज। व्हाट आई मीन कि आपने हिस्ट्री को मेमोराइज नहीं करना, आपने हिस्ट्री का रट्टा नहीं लगाना। अब आप इस चीज़ का रट्टा नहीं लगा सकते कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ था, या नेपोलियन क्यों आया था, या कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप क्यों हुआ था। ये आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ठीक है। जब आपको चीज़ें समझ आएंगी फिर आप उसकी कनेक्टिविटी ड्रॉ करें। जब कनेक्टिविटी ड्रॉ जी। और सेकंड क्वेश्चन आपका, आपने जो कहा है कि राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन, राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन में ये सारी चीज़ें हैं जो आपने कहा है। हम सिर्फ नेपोलियन का राइज इस तरह नहीं देखेंगे कि एज अ मिलिट्री पावर। जब ये मैं लेक्चर्स अपने करूँगी, मेरी एक एक स्लाइड 50 to 51 उसकी है, पेजेस की है। इसमें हम डिफरेंट तरीके से सारी क्वेश्चंस को डील करेंगे और फिर हम क्लास में डिस्कस भी करेंगे। जैसे आपने कहा नेपोलियन के रिफॉर्म्स हैं, मिलिट्री उसकी माइटी पावर है, फिर उसका राइज कैसे था, उसका डाउनफॉल कैसा हुआ, नेपोलियनिक वॉर्स क्या थी, वो सारी चीज़ें इसमें कवर है। लेकिन जो बेसिक मैंने आपके लिए 15 टॉपिक्स ड्रॉ किए हैं वो यही है, ठीक है। इसके अंदर एग्जामिनर डिफरेंट चीज़ें पूछता है, वो हम सारे, इनकी बेस लाइन यही है, इनके अंदर की चीज़ें हम सारे मेरी स्लाइड्स में कवर करेंगे। आई होप आई हैव एड्रेस्ड योर क्वेश्चन। यस मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। ओके, आगे चलते हैं। कोर्स लॉजिस्टिक्स सिंपल वीकली क्लासेस है, मंडे टू थर्सडे, और 4 o'clock से 5:30 तक। स्लाइड्स भी आपको मिलेंगी, आपके मॉक टेस्ट भी मैं लूँगी सेम पैटर्न पर। पहले टेस्ट सिंपल लूँगी और फिर एक आपके 2 ग्रैंड मॉक्स लूँगी, जैसे भी सर बताते हैं। रीडिंग मटेरियल भी दूंगी, बट आई थिंक कि मेरी स्लाइड्स में इतना ज़्यादा कंटेंट आपको मिल जाएगा कि आपके लिए रीडिंग अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो गुड टू गो, मैं आपको बुक सजेस्ट कर दूंगी। अगर नहीं तो स्लाइड्स भी आपके लिए गुड टू, लाइक मोर देन इनफ। देन मॉडल नहीं होगी टाइमिंग, ये मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, ये सर उस्मान ही बता सकते हैं। अगर वो सर टाइमिंग चेंज कर सकते हैं देन गुड टू गो, आई हैव नो इशू, अदरवाइज टाइमिंग यही होगी। चलिए इस पे कुछ ना कुछ कर लेंगे। फ़िलहाल आगे चलते हैं क्योंकि 31 स्लाइड्स हैं। आपका इंडिविजुअल फीडबैक भी होगा, आप अपने क्वेश्चंस मेरे साथ शेयर करेंगे, मैं आपको बताऊंगी आप कोटेशंस कौन सी डालें, आप किस तरह से क्वेश्चंस अपने ड्राफ्ट करें, और इंडिविजुअल फीडबैक के साथ मैं मॉडल आंसर्स अपने क्वेश्चन शेयर करूंगी। और बाकी है कि आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं ये 15 डेज़ में ही आपको कवर करवाऊँ इंशाल्लाह, और अगर 15 to 16 डेज़ हो जाते हैं तो नो इशू। बट ये कि आफ्टर 15 डेज़ आपकी बेसलाइन इस तरह से होगी कि आप यूरोपियन हिस्ट्री पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले यहाँ लोकल एकेडमीज़ में भी पढ़ाया है यूरोपियन हिस्ट्री 15 to 16 डेज़ में CSS एस्पिरेंट्स को ही। आफ्टर 15 डेज़ दिस इज़ माई ओन कंक्लूजन कि जिसको कुछ भी नहीं आता ही वॉज एबल टू राइट ऑल ऑफ द 4 क्वेश्चंस विच आई हैव गिवन टू देम। तो इस कोर्स की मैंने इसी तरह से डिज़ाइन किया कि एक लेमैन अप्रोच के साथ जाएंगे, ताकि जिसका बैकग्राउंड है या नहीं है, या बिल्कुल कोई न्यू है पर्सन इस CSS की जर्नी में इन हो रहा, ताकि उसके लिए ये सब्जेक्ट को ग्रैस्प करना और इसको समझना ईजी हो। ओके, कॉमन फेयर्स आपके साथ ये मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर दिए हैं। आपकी आई डोंट हैव हिस्ट्री बैकग्राउंड, दैट्स फाइन। दिस कोर्स बिल्ड्स फ्रॉम 0 to एडवांस, ठीक है। लेंथी बट ईजी टू हैंडल, ये आपने हमेशा याद रखना है कि ये लेंथी है बट इजी टू हैंडल है, ठीक है। इसका कोर्स, इसकी टाइमलाइन एक सिंपल टाइम फ्रेम पर ही चलेगी। एग्जामिनर आपसे कुछ एक्स्ट्रा डिमांड नहीं करेगा। अगर आपको हर चीज़ आती है फिर वो क्वेश्चन कहीं से भी पूछेगा, यू आर गोइंग टू कवर दैट। एवरी इवेंट इज़ कनेक्टेड अप टिल द एंड, ये मैं आपको दिखाऊंगी और समझाऊंगी भी अपनी स्लाइड्स में। यूरोपियन हिस्ट्री इज़ रिस्की टू हैंडल, नॉट विद स्ट्रक्चर्ड एंड स्कोरिंग स्ट्रैटेजी। रिस्की टू हैंडल ये कि अगर आपने मेमोराइज कर दिया और आप बीच का कोई एक इवेंट भूल गए हैं तो फिर आप कनेक्टिविटी नहीं ड्रॉ कर सकते। अगर आप वो सारी चीज़ें आपकी कनेक्शन के साथ ड्रॉ हैं तो फिर आप वो इसका स्कोर भी ले सकते हैं और आप इसको हैंडल भी कर सकते हैं। मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी, क्योंकि मैं पढ़ाती रही हूँ, वो बहुत लेमैन अप्रोच है। आई यूज़ टू प्रोवाइड फर्स्ट आउटलाइन,
हर टॉपिक की, ताकि सबको क्लियर आउट आइडिया हो कि किस तरह से आपने इस टॉपिक को लेकर चलना है और कुछ चीज़ें भी मिस आउट ना हो। फिर फ्लो चार्ट्स, आप मैप्स, आप पेपर ड्रिवन अप्रोच, वो मैं अपने ख़ुद के पास पेपर शेयर करूँगी आपके साथ क्लास में। फिर आउटलाइन ऑफ एवरी टॉपिक एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जामिनर वांट्स, ये मैंने आपको पहले फर्स्ट उसमें ही बताया कि एग्जामिनर हिस्ट्री में आपकी नॉलेज के साथ आपकी देख रहा होता है कि कितनी अंडरस्टैंडिंग है, किस तरह से आप कनेक्ट करते हैं हिस्ट्री को और किस तरह से आप प्रेजेंट करते हैं विद अ वेरी शॉर्ट टाइम स्पेन। ओके, यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन? मैम क्रिटिकल एनालिसिस हर क्वेश्चन में मतलब देंगे? जी बिल्कुल दे। मेरी ये सजेशन है, सिर्फ यूरोपियन हिस्ट्री के लिए नहीं, गो फॉर योर ऑल सब्जेक्ट्स। उससे ये होता है आपका एग्जामिनर रुक जाता है आपके पेपर के ऊपर, क्योंकि वो देखता है कि आपने वाकई ही एक चीज़ डाली है और उसके ऊपर अच्छा एनालिसिस करके डाला है। बेशक आप 5-6 लाइनों का लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे सही हर क्वेश्चन पे। फॉर एग्जांपल आजकल के क्वेश्चन सिंपल नहीं आ रहे। अगर वो आपसे पूछते हैं कि फ़लाना की पॉलिसीज़ बहुत पावरफुल पॉलिसीज़ थी, इसके ऊपर अभी इफ़ेक्ट्स बता दें। फॉर एग्जांपल बिस्मार्क की पॉलिसीज़ थी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, कुछ इस तरह की कनेक्टिविटी ड्रॉ करते हैं, तो आप उस पर अपना एनालिसिस देंगे कि इस तरह की थी पॉलिसीज़, ये वजह थी। अगर कोई आपसे इवेंट इन केस लिखते हुए मिस हो जाता है, तो आप फिर अपना जो है वो क्रिटिकल एनालिसिस में वो चीज़ डाल देंगे। ये मैं आपको समझाऊंगी और सिखाऊंगी भी, इस पे परेशान नहीं होना, ठीक है। अभी हम अपनी एक और चीज़ देखते हैं। जस्ट मैम क्रिटिकल एनालिसिस में कुछ चीज़ें होती हैं उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल हम किसी दूसरे लीडर का दूसरे लीडर के साथ कंपैरिजन करते हुए उसमें थोड़ा सा एनालिसिस कर देंगे। एक होता बिल्कुल है कि हमने कोई जेंडर स्टडीज़ में कोई थ्योरी पढ़ी है या क्रिमिनोलॉजी में, वो भी इसमें किसी न किसी तरह से नहीं, नो नहीं, ओके आपने ओके मैम, कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का इसमें नहीं डालना। हमने यूरोपियन हिस्ट्री ओके की ही मैम, एनालिसिस करनी है, ठीक है। ओके सेम गोज़ फॉर योर अदर सब्जेक्ट्स, इस्लामियात, पाक स्टडीज़, बाकी जो डिफरेंट टीचर्स कहते हैं, बट आप यूरोपियन हिस्ट्री में लाजमी डालें, ठीक है। इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। ओके, अच्छा चलें अभी पास्ट पेपर का एनालिसिस देखते हैं। ये मैंने लास्ट 2019 से 2025 के पास्ट पेपर्स हैं और ये वही 15 टॉपिक्स हैं जो मैंने आप सबके लिए निकाले हैं, ठीक है। अब आप जहाँ जहाँ येस है, इट डज़ मीन कि ये पेपर में आए हैं। अब आप ये देखें, फ्रेंच रेवोल्यूशन 2019 में आया है, 2024 में भी आया है और 2025 में भी आया है। आज जो हम डेमो मैं दूंगी वो 2025 के क्वेश्चन के ऊपर है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। अब आप राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन देखें, कंसेक्टिवली वो 4 ईयर्स आया है। माइट बी पॉसिबल 2026 में आ जाए। क्वेश्चन डिफरेंट आए हैं, लेकिन जो मेन ब्रॉडर थीम थी वो यही थी, राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन। इसके अंदर जब हम चीज़ें बाइफरकेट करेंगे तब इसके अंदर से आपको क्वेश्चंस निकल आएंगे कि अच्छा ये क्वेश्चन भी है, ये भी है, ये भी है, इस तरह से, ठीक है। मेरी स्लाइड्स उसी तरह से बनी होंगी जो आपके क्वेश्चंस आए होंगे, ताकि हम मैक्सिमम अपना कवर कर लें। अब देखें थर्ड टॉपिक, कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप एंड कांग्रेस ऑफ वियना। ये 2019 से 2025 में हमेशा आया है, ठीक है, डिफरेंट नेम्स के साथ, डिफरेंट कोटेशंस के साथ। आपको अब ये यहाँ से ये पता चलता है कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। फिर फोर्सेस ऑफ कंटिन्यूटी, ये भी आए हुए हैं 2019 से 2025 तक। 2020 में भी आया है, 2022 में भी आया हुआ है, 3 में भी, 24 में भी, 25 में भी, ठीक है। अब रेवोल्यूशंस देखें 3 दफ़ा आए हैं, लेकिन हम करेंगे क्योंकि ये वेल कनेक्टेड। अब आप यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी देखें, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी सिर्फ 2025 में नहीं आया, बाकी सब ईयर्स में आया। आप ये देख लें कि आउट ऑफ 7 ईयर्स 6 ईयर्स में आपका यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी आया और उसने सेम चीज़ पूछी है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बता दें, या बिस्मार्क की पॉलिसीज़ बता दें, या बिस्मार्क की मिलिट्री माइट बता दें, या बिस्मार्क की ब्लड एंड आयरन पॉलिसी बता दें। ये सारी चीज़ें आपकी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की हैं। पूछता है एग्जामिनर आपसे एक सिंपल चीज़ है, अगर आपको वो चीज़ें पता होंगी कि अच्छा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी आएगा, लेकिन इस तरीके से आ सकता है, आप पहले से प्रिटेंड वो कर लेते हैं, फोरस्टॉल कर लेते हैं कि ओके ये चीज़ें हैं, हम ये अगर कवर कर लेंगे तो एग्जामिनर इससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है।
अब से 7th टॉपिक जो मैंने आपके लिए किया था दैट इज़ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली वाला 3 टाइम्स आया है, बट स्टिल वी आर गोइंग टू do this just because के Italian unification and German unification are interconnected with each other, ठीक है। अब ईस्टर्न क्वेश्चन आपका 3 दफ़ा आया है, बट स्टिल वी आर गोइंग टू डू दिस, क्योंकि आपके MCQs भी यहीं से आते हैं मोस्टली, और आपका कोई शॉर्ट नोट भी आपका ईस्टर्न क्वेश्चन से आता है। आपके पेपर में जो वो 10 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स आते हैं, ए कर लें या बी, वो हमेशा आपके ईस्टर्न क्वेश्चन से आते हैं, ये 8 टॉपिक से। देन आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड ये नहीं है कि आपकी वो कॉजेज़ पूछ रहा है या इम्पैक्ट्स पूछ रहा है, वो जनरल भी पूछ सकता है। वो आपसे कुछ भी पूछ रहा है कि इसके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इम्पैक्ट्स क्या थे, या फर्स्ट वॉर के इमीडिएट कॉजेज़ क्या थे, या लॉन्ग टर्म कॉजेज़ क्या थे। अब आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अगर लॉन्ग टर्म कॉजेज़ देखेंगे तो वो हम यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, वो हम जर्मन यूनिफिकेशन से पढ़ेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो एग्जामिनर ने ये भी 5 टाइम्स आपसे पूछा है। देन इंटर वॉर पीरियड और डिक्टेटरशिप, इसमें नाजिज़म, फाशिज़म, और आपका किस तरह से जर्मन की वापस से वो आफ्टर ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स होराइज़न पे वापस आते हैं, और किस तरह से वापस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं। देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब पोस्ट वॉर यूरोप से बहुत क्वेश्चंस आए हैं। पोस्ट वॉर यूरोप में आपकी डिफरेंट चीज़ें आती हैं, यूएन है, आपके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, डिफरेंट लीडर्स का रोल आता है, और कोल्ड वॉर से पहले तक की, इस पे भी आपके 5 क्वेश्चंस हैं। फिर 13 टॉपिक देखें आप, कोल्ड वॉर से भी आया है। कोल्ड वॉर से आपकी डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, क्यूबान मिसाइल क्राइसिस है, वियतनाम का क्राइसिस है, डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन अभी जहाँ तक मैं देखती हूँ, ये आपसे कोल्ड वॉर 2.0 भी पूछ सकते हैं, कंटेम्प्रेरी कोल्ड वॉर यूएस चाइना की भी, ठीक है, या कंपैरिजन कर सकते हैं कि तब की कोल्ड वॉर के साथ अगर आप आज की कोल्ड वॉर को कंपेयर करें तो ये किस तरह से डिफरेंट है। तो हम मेरे लेक्चर्स में वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरी सिंगल थिंग, नॉट एज अ टॉपिक मेन यही होगा, बट इसकी जो ब्रॉडर थीम्स होंगे और आउटलाइन होंगी वो आपके पास्ट पेपर के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। लास्ट टॉपिक आपका देखें, यूरोप एंड अफेयर्स इन 21st सेंचुरी। यूरोप एंड अफेयर्स में आपका यूक्रेन भी पूछा गया है, यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन भी पूछी गई है, और आपकी कंटेम्प्रेरी पैलेस्टाइन भी एक दफ़ा पूछा गया है, और आपकी पाकिस्तान के साथ भी इसका कंपैरिजन है। तो हम जितने क्वेश्चंस प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट दैट इन दिस 14 टॉपिक। अब यहाँ से आप ये देखें कि ये आपका है एनालिसिस, और ये है आपका पूरा कोर्स, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल पूरा कोर्स ही कवर करना है, ठीक है। अभी ये नहीं है कि हम चेकोस्लोवाकिया की डिस्ट्रैक्शन पढ़ेंगे या स्टर्डनलैंड की क्राइसिस पढ़ रहे होंगे, नहीं। हम इसको ब्रॉडर थीम के साथ पढ़ रहे होंगे, और उसमें हम मैक्सिमम वही कवर करेंगे जो हमारे एग्ज़ामिनर ने बार बार पूछा हुआ है, ठीक है। अगर जब आप ये सारा कवर कर लेंगे, आपका 80 to 90% कवर हो जाएगा कोर्स। वो जो 10% चला जाता है उसकी खैर होती है। जब आप 80 to 90% अपना हिस्ट्री में कवर कर लेते हैं और उस 80 to 90 को 100% कवर करते हैं, यू आर गुड टू गो। आई होप इट डज मेक सेंस। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम क्लासेस कमिंग मंडे से स्टार्ट होंगी या 15 से? 15 से। ओके मैम, ठीक है। मैम टाइमिंग थोड़ी सी पीछे नहीं हो सकती 7 बजे के अराउंड? 7 बजे के अराउंड चलें, इस पे हम डिस्कशन करते हैं सर से भी और वैसे भी। लेट्स सी पास्ट पेपर, जस्ट ये 2025 का है, देखते हैं। एम आई ऑडिबल विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन? यस मैम। ओके, अब आप ये देखें, आई गेस दिस इज ओके। ये है आपका 2025 का क्वेश्चन, ठीक है। जस्ट आपको बताने के लिए हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पास्ट क्लासेस में। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें, जिस पे अभी मैं डेमो भी आपको दूंगी। फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट ऑफ 18th सेंचुरी।
deliberate in detail the causes and consequences of फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, अभी मेजर थीम मैंने आपको कहा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन है, उसमें हम हर चीज़ डिस्कस करेंगे कि ये 18th सेंचुरी में क्यों इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट था या क्यों हुआ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, इसकी लेगेसी क्या थी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, आप थर्ड क्वेश्चन देखें, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कांग्रेस ऑफ वियना इन शेपिंग पोस्ट नेपोलियनिक यूरोप एंड मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ पावर। अब मेन थीम आपका यही है कि कांग्रेस ऑफ वियना क्या था। फिर हम जब इसके अंदर सारी चीज़ें पढ़ेंगे हमें पता होगा कि किस तरह से इसने नेपोलियनिक वॉर्स को रिवर्ट किया था और बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन किया था। जब हम ये पढ़ेंगे वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, अब आप फिफ्थ क्वेश्चन देखें। फिफ्थ क्वेश्चन है इवेल्युएट द कंट्रीब्यूशंस ऑफ केवियर टुवर्ड्स द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड चैलेंजेस फेस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब आप एग्जामिनर आपसे इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपसे हमेशा डायरेक्टली पूछे कि आप बस यूनिफिकेशन बता दें। उसने ख़ास आपसे काउंट केवियर का पूछा है। ही हैज़ आस्क्ड द कंट्रीब्यूशन ऑफ काउंट केवियर, ठीक है, जिसको हम ब्रेन ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली कहते हैं। जब हम ये पढ़ेंगे हमें पता होगा इसकी कंट्रीब्यूशंस ये थी। इसके साथ स्लोगन ब्रेन यूज़ होता था, दिमाग, कैसे इसने यूनिफाई किया था पूरी इटली को। ठीक है, विच वॉज 34 जियोग्राफिकल डिफरेंट इम्प्रेशंस में डिवाइडेड था। जब हम ये करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। अभी आप ये सेकंड पेपर देखें, क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द ऑस्ट्रियन चांसलर claims von Metternich, when France sneezes the rest of the Europe catches a cold। हमेशा आपकी ऐसे कोटेशंस आएंगी। अब इस कोटेशन का ये मतलब है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो सीड्स थे वो एंड तक आए हैं। ये फोर्सेस ऑफ कंटिन्यूटी की बात हो रही है। हम जब ये चीज़ें पढ़ेंगे वी आर गोइंग टू नो दिस के ठीक है, फ्रांस के ही जो आइडियाज़ थे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यही सारे आइडियाज़ आपके यूरोप को यूनिफाई करते हैं आगे चल के। ठीक है, देखिए आगे लिखा है डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इस तरह से हम सारे जब हम कर लेंगे टॉपिक्स, मैं सारे टॉपिक्स के साथ उनके रिस्पेक्टिव पास्ट पेपर्स हम क्लास में डिस्कस करेंगे और मैं आपको होमवर्क भी दूंगी ताकि आप वो सॉल्व करके आउटलाइंस, इंट्रोडक्शंस मेरे साथ शेयर करें ताकि इजीली हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? मैम ये जो क्वेश्चन है कि ये जो कोटेशन दी है मैटरना की और उसके बाद कहा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये उसने कॉन्सिक्वेंसेस पूछा या जो आप कह रही हैं कि फोर्सेस ऑफ कंटिन्यूटी वो है? ये मैं आपको क्लास में बताऊंगी। देखिए उसने कहा है व्हेन फ्रांस स्नीजेस द होल यूरोप कॉट कोल्ड। यस मैम। ये ठीक है, इसका मतलब है कि फ्रांस के जो आइडियाज़ थे ना, आइडियाज़, ठीक है, इंटेलेक्चुअल जो बेस लाइन थी, वो जो लिबर्टी, इक्वालिटी के ऊपर बेस थी, वो सारी वजह उसकी एक फ्रांस की ही रेवोल्यूशन की वजह से वो पूरे यूरोप में फैल गई थी। आगे चल के जब हम ये डिस्कशन करेंगे आप ये देखेंगे। सही है, इसमें ओके आप मैम, ओके। कॉजेज़ बताएंगे और आप फिर इम्पैक्ट्स बताएंगे कि हाउ अभी आप ये नहीं लिखेंगे कि फ्रांस नीजेस, मतलब ये लिटरल सेंस में आप नहीं लेंगे। आप इसको जब आपने यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ये जो कोटेशंस उन्होंने ली हैं या आपकी डिफरेंट बुक्स से ली हैं, ये उन बुक्स के अंदर की कोई सिंपल लाइंस हैं, ये उन्होंने उठाकर वो क्वेश्चंस बना देते हैं। ये मैं अपनी स्लाइड्स में मैंने डाली हुई हैं ताकि आपको पता हो कि अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू ठीक मैम। है, दिस इज़ वन ऑफ माय, बहुत हरी में मुझे मेरा एक क्वेश्चन पेपर मिला है। क्वेश्चन पेपर नहीं, ये वो है, मैंने जब इटालियन यूनिफिकेशन पढ़ी थी। इग्नोर सारी चीज़ें, आप सिर्फ मैप के ऊपर फोकस रखें। ठीक है, जब भी आपका इटालियन यूनिफिकेशन आएगा ये मैं शेयर भी करूँगी। आप जो हैं, जस्ट 1 सेकेंड, हाइट स्क्रीन शेयर हो रही है यस मैम। सबके साथ? आप सबके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है?
Yes, ma'am. ओके, अच्छा। अब आप ये देखें कि ये जब भी आपका, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं अपना क्वेश्चन इटालियन यूनिफिकेशन का मेरे सामने था, तो आई थॉट कि मैं आपसे शेयर करती हूँ। जब भी आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपने मैप ड्रॉ करना है। आप पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके इंट्रोडक्शन की हेडिंग होगी, नीचे कोटेशन होगी, फिर आप इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें बताएंगे। द वेरी नेक्स्ट पेज आफ्टर इंट्रोडक्शन आप मैप ड्रॉ करेंगे। जो भी टॉपिक है, जिस टॉपिक से भी रिलेटेड है, आप उस पर मैप ड्रॉ। अब ये कोई बहुत बड़ा मैप नहीं है, सिंपल सा ड्रॉ है, ठीक है। आई नो कि ये परफेक्ट नहीं है, बट ये इतना है कि एग्जामिनर इसको देखकर समझ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप मैप ड्रॉ करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। ये इटालियन यूनिफिकेशन में, अब ये इस तरह की, अभी आप देखें कि उसने इटालियन यूनिफिकेशन में आपसे सिर्फ और सिर्फ किसी एक बंदे की कंट्रीब्यूशन मांग ली है, छोटी सी, ठीक है। बट आप चाहते हैं कि एग्जामिनर को आप बता दें कि हिस्ट्री में ये चीज़ें चलती रही हैं, तो आप एक टाइमलाइन की हेडिंग देंगे और इस तरह से आप टाइमलाइन बना देंगे, ठीक है। आप स्टार्ट करेंगे जो भी पहला इवेंट होगा और एंड तक। इससे ये एग्जामिनर पर इम्प्रेशन जाता है कि दिस पर्सन नोज वेरी वेल। आप डालेंगे अपना इंट्रोडक्शन विद कोटेशन, देन मैप, फिर आप ये टाइमलाइन इस तरह की बनाएंगे, ठीक है। आप सबको समझ आ रही है? क्योंकि मेरे साथ आपकी Yes, ma'am. स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है और मैं आपकी क्लास में वापस आ नहीं सकती हूँ जब तक मैं ये सारी चीज़ें वो नहीं करती। तो आई थिंक ये समझ आ रहा है। जहाँ पर कुछ समझ नहीं आता आप क्वेश्चन पूछ लें। अब ये देखें कि क्वेश्चन हमेशा आता है कि इटालियन यूनिफिकेशन पे ये मेटरनिक की कोटेशन आती है, इटली इज़ अ जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन। ये अब ये क्यों है, इसको क्यों कहा जाता है कि इटली वॉज अ मेयर जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन, ये हम पढ़ेंगे क्लास में। अगर खाली ये भी आ जाती है कोटेशन तो हमें पता होगा इटालियन यूनिफिकेशन हमने लिखनी है, ठीक है। आप इस तरह का मैप ड्रॉ कर दे। ऊपर वाला शायद थोड़ा ज़्यादा अजीब सा बना हुआ है, लेकिन आप बनाएंगे, ठीक है। उधर देखना नहीं है कि अगर कोई बहुत अच्छा बना रहा है कोई बहुत बुरा, आप मैप ड्रॉ करेंगे। ये है आपका सेकंड मैप, सेम ही मैप है, थोड़ा नीट है। अब ये आपकी है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी स्लाइड्स में डाली हुई हैं, आपके लिए इजी होगा, लेकिन ये यहाँ पर मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि आप पेपर में किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। पेपर में आपने एग्जामिनर के लिए ना बहुत टीजमेंट बनानी है, बस लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं लिखने हैं, आपने अच्छे तरीके से बताना है एग्जामिनर को ताकि वो आपको नंबर दे, ठीक है। अब आप ये देखें, ये है जर्मन यूनिफिकेशन का मैप। सॉरी, ये बिफोर जर्मन यूनिफिकेशन का है, आफ्टर मैंने डाला नहीं है, आफ्टर भी मैंने इसके बैक पर ही पेज के बनाया हुआ था। तो ये देखिए सिंपल सा मैप है। बस आप अगर इतना परफेक्ट नहीं भी बना सकते, आपको जगह याद हो, आप इसकी प्रैक्टिस करें। जब आप ये क्वेश्चन याद कर रहे होंगे आपको याद खुद ही रह जाता है, क्योंकि मैं जब आपको यूनिफिकेशंस पढ़ाऊंगी तो वो मैं ज़बानी नहीं होंगी, मैं आपको मैप से पढ़ाऊंगी ताकि आपके दिमाग में मैप बैठ जाए। आपको पता हो कि ये पहले ये वाली कंट्रीज़ यूनिफाई हुई थी इस वजह से, ये इस वजह से सेकंड थर्ड नंबर पे ये कंट्रीज़ इस वजह से हुई थी। गॉट इट? Yes, ma'am. यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो डू आस्क मी। इसके बाद फिर हम अपना डेमो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैम टाइमलाइन को हम इसी फॉर्म में लिखेंगे जिस तरह आपने वो नोट्स मेकिंग की हुई है, या हम बुलेट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं? और दूसरा, टाइमलाइन थोड़ी सी लेंथी भी होती है, तो हम कोई 5 से 6 पॉइंट्स भी लिखते हैं तो वो भी इनफ होगा? अच्छा, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप बुलेट्स में नहीं लिखें, वो प्रेजेंटेबल नहीं लगता। मैं बट अपने एंड पर डिफरेंट जो आपके छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, किसी भी क्रीम का बॉक्स है वो साथ ले जाएं आप, छोटे छोटे से बॉक्सेस बना लें, उसको कनेक्टिविटी ड्रॉ कर दें ताकि एग्जामिनर ना बहुत अपीलिंग हो जाए आपका पेपर, उसको सिर्फ रिटन चीज़ें ना मिलें आपके पेपर में, इलस्ट्रेशंस मिले, डायग्राम्स मिलें, फ्लो चार्ट्स मिलें। और कोई बात नहीं, अगर आपकी टाइमलाइन लंबी हो रही है तो आप लिख दें 6 डे वॉर, फ्रेंको प्रूशियन वॉर, ऑस्ट्रियन वॉर। मतलब अगर आप ये भी लिख देंगे कि इस इवेंट के बाद ये हुआ था और एरो डाल के, तो एग्जामिनर को समझ आ जाती है, ठीक है। क्योंकि आप एक एग्जामिनर को अपने क्वेश्चन के स्टार्ट में एक वो सिंपल बेस लाइन प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपकी सारी चीज़ें ये हैं। इवन अगर एग्जामिनर ने चीज़ें नहीं भी पूछी हुई आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी, तो जस्ट
इट टेक लाइक हार्डली 1 मिनट. आपने ना ये जल्दी से ड्रॉ कर देना है. इंट्रोडक्शन, आपकी कोटेशन, मैप और ये जब आप ये 3 चीज़ें करते हैं और आखिर में आपका क्रिटिकल एनालिसिस होता है. एक तो आपका पेपर स्टैंड आउट होता है, सेकेंडली आपका पेपर 7 to 8 पेजेस से ऊपर चला जाता है, 9 तक. थर्ड, आपके पेपर के एक क्वेश्चन में बहुत कंटेंट होता है. एग्जामिनर आपको 15 से ऊपर नंबर देता है, 16, 17, समटाइम्स 18. तो जब आप ये करेंगे तो हिस्ट्री के पेपर में मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हैं, 80 से भी ऊपर. ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन? Am I audible? यस मैम. यस Okay. मैम, क्लियर है सब. चलें ठीक है. चले डेमो लेक्चर स्टार्ट करते हैं. ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है 2025 का. मैंने जस्ट रिसेंट ही लिया ताकि पता चले कि हमने क्वेश्चन कुछ भी हो आपकी बेसलाइन सेम रहती है. फ्रेंच रेवोल्यूशन से आपकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है. ये हम फर्स्ट लेक्चर में तो इंशाल्लाह कवर करेंगे स्टार्ट से ही, लेकिन अभी बेसिक है. एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इवेंट ऑफ द 18th सेंचुरी. ठीक है. Why is it not going forward? Just 1 second. अच्छा, अब ये 3 रूलर्स थे आपके फ्रांस के जिनकी वजह से आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है. ये 3 रूलर्स आपके कौन थे? फर्स्ट है आपका लुई 14, लिखा लुइस है. ठीक है, हम इसको लुई पढ़ते हैं. लुई 14, लुई 15 और लुई 16. ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर आपका लुई 14 था, फिर 15 था, फिर 16 था. बस आपने ये रूलर्स के नाम याद रखने हैं, फेसेस नहीं. नाम याद रखें, फेसेस इसलिए ताकि फेसेस को देखकर नाम याद रखते हैं. अब होता ये है कि लुई 14 जो हैं आपके, ही वाज द मोस्ट पावरफुल फ्रेंच किंग हु मेड फ्रांस अ स्ट्रॉन्ग एंड अ वेल्दी कंट्री. ये सबसे पहले आपका जो फ्रेंच किंग था यही था. सबसे पहले नहीं, ही वाज द मोस्ट पावरफुल फ्रेंच किंग. इसने आपके जितने भी पैलेस थे वो बनाए थे वर्सेल्स के. ये जस्ट बेसिक है, ये एग्ज़ाम में आप लिखते नहीं हैं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से आपने आगे चीज़ें दिमाग में रखनी है. अब इन सारे किंग्स का मसला ये था कि ये बहुत ज़्यादा वार्स में स्पेंड करते थे. पहली चीज़, इनकी लेविश स्पेंडिंग थी. ठीक है, और जिसकी वजह से ये ऑल 3 ऑफ देम वर इनएप्ट इन लीडरशिप. ठीक है, ये इनकी लीडरशिप का बहुत बड़ा क्राइसिस था. ये 3 वजहें थी जिसकी वजह से फ्रांस जो था वो परफॉर्म वेल नहीं कर रहा था. अब सेकंड जो लुई 15 है, ही started as a popular king but became disliked because of his weak rule and scandals. सिंपल सी आपको बात पता होनी चाहिए, ये तीनों जो रूलर्स थे दे वर मोर इनटू लग्जरीज लाइफस्टाइल्स. ये रिफॉर्म्स नहीं लाते थे सोसाइटी में. आपकी जो लोएस्ट क्लास थी वहाँ पर, पिजेंट्री क्लास, उन पर टैक्सेस लगाते थे. ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड था इनका मोनार्क्स का, जिसकी वजह से आपका फ्रांस में क्राइसिस था. और इनका एक बहुत बड़ा शौक़ था कि हम हर वॉर में फ्रांस जाकर पार्टिसिपेट करें. इन्होंने अमेरिकन रेवोल्यूशन में भी पार्टिसिपेट किया है, स्पेनिश में भी किया है, डिफरेंट वॉर्स में पार्टिसिपेट किया. लाइक ये अपने इंटरनल क्योस को नहीं देख रहे थे, एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे थे डिफरेंट अपनी रिसोर्सेज और सारी चीज़ें, जिसकी वजह से इनकी जो अपनी जनरल मासेस थे वो इनके ख़िलाफ़ हो रहे थे. और फिर आपके आते हैं लुई 16. इस टाइम आते आते फ्रांस जो था वो बैंकरप्ट हो जाता. आगे हम डिस्कस करते हैं. ये सारे लीडर्स आपके इनेप्ट थे, लग्जरीज में इन्वॉल्व थे. दे हैव नो कंसर्न्स, नो क्वालम्स रिगार्डिंग द इंटरनल रिफॉर्म्स ऑफ फ्रेंच सोसाइटी. दे वर मोर इन्वॉल्व इन वॉर्स, एक्सटर्नल वॉर्स में एक्सटर्नली डिफरेंट मोनार्क्स को सपोर्ट करना. ठीक है, अब हमारी आउटलाइन इस तरह से है. इंट्रोडक्शन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, कॉजेज़ ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, कोर्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, हमें पता होना चाहिए हम किस चीज़ को फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं, लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, एंड देन
कंक्लूजन। अब देखिए, मैंने 2 कोटेशंस वही डाली हैं। एक तो आपकी पेपर में जो आई हुई है, द सेकंड वन, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द होल यूरोप गॉट कोल्ड, ठीक है। ये कोटेशन आपकी हमेशा फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात हो रही है। इट मीन्स कि रेवोल्यूशन आया, इसकी वजह से बाकी यूरोप में रेवोल्यूशन आए, यूरोप यूनाइट हुआ। आप ये सारी चीज़ें बताएंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में। एंड सेकंड, गॉथे ने कहा था कि इट इज़ बैड गवर्नमेंट नॉट द बैड पीपल हु कॉज द रेवोल्यूशन। आई होप इट डज मेक सेंस। कोई मुझे बता सकता है इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे? इट इज़ द बैड गवर्नमेंट नॉट द बैड पीपल हु कॉज रेवोल्यूशन। यस कोई मैम, एक जो किंग थे फ्रांस के, वो अपनी लग्जरी में लाइफ गुजार रहे थे या वॉर्स लड़ रहे थे बाकी फॉरेनर से। बिल्कुल एग्जैक्टली एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक है। अब आपको कोटेशन देखें, एक्स्ट्रा याद करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब आपको बेसलाइन पता होगी, आपको पता होगा कि अगर ये कोटेशन आती है तो वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का ही बताया है, ठीक है। मैंने अभी पहले आपको बताया कि ऑल 3 ऑफ देम वर हाईली इनेप्ट, वो लग्जरीज में थे, वो कोई रिफॉर्म्स नहीं ला रहे थे, टैक्स ज़्यादा इम्पोज कर रहे थे पीजेंट्री क्लास पर, और बाहर की वॉर्स में क्या कहते हैं पार्टिसिपेट करे थे, जिसकी वजह से आपका रेवोल्यूशन आया था। अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन यूरोप वाज लार्जली डोमिनेटेड बाय एब्सोल्यूट मोनार्कीज where kings and queens wielded significant power often justified by divine right of king. Just basic सा concept, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले आपकी एब्सोल्यूट मोनार्कीज थी, मतलब एक ही किंग होता था जिसको लोग कहते थे कि ये गॉड की तरफ से आया हुआ है, डिवाइन राइट ऑफ किंग्स हैं, इसके पास सारी पावर है, वो किंग्स और क्वींस की, ठीक है, और ही कैन डू एवरीथिंग। वहाँ पर एब्सोल्यूट मोनार्कीज का ही कॉन्सेप्ट था। इससे क्या कहते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले society was structured in rigid hierarchical system with the monarchy, nobility and clergy at the top. आपकी जो सोसाइटी थी वो 3 टायर में डिवाइड थी, सही है। आपके मोनार्क थे, फिर नोबेल्स थे, फिर क्लर्जीज थे। लाइक जो सबसे पूरी जो टॉप एलीट थी आपकी, वो पिरामिड की फॉर्म में इस तरह से थी, पहले मोनार्क्स, फिर नोबिलिटी, फिर क्लर्जी। और जो आपका कॉमन मैन था ना, वो था ही नहीं इसके 3 टायर स्ट्रक्चर में। लोग ऑलरेडी फ्रेंच सोसाइटी में देख रहे थे कि हमारी गवर्नमेंट is doing nothing, they are participating in external wars, कोई लीडरशिप नहीं है, ये टैक्सेशन सबसे ज़्यादा आपकी कॉमन मैन दे रहा था। बाकी जो आपके मोनार्क्स थे, नोबेल्स थे और क्लर्जी के लोग थे, ठीक है, ये पोप, चर्च, ये सारे लोग, कोई भी आपके टैक्सेशन के उस पैरामीटर में नहीं था। थर्ड, economically feudalism still persisted in many regions, with agriculture being the primary source of income, and the enlightenment was just beginning to challenge these traditional structure. फ्यूडलिज्म का भी कॉन्सेप्ट था आपके, ठीक है। इसके साथ साथ आपके जो इनलाइटमेंट के आइडियाज़ थे ना, इनलाइटमेंट के आइडियाज़ आपके ये वाले थे, ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये आपके इनलाइटमेंट के आइडियाज़ है। आपको हम क्यों कहते हैं कि आपकी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की बेस लाइन है आगे जाके, वो एक इंटेलेक्चुअल थॉट के ऊपर थी, क्योंकि वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जितने भी आपके फ़िलोसोफर्स थे, फ्रेंच फ़िलोसोफर्स, उनके आइडियाज़ पहुँच रहे थे। सेकंड, the glorious revolution which occurred in England in 1688 was a significant event that laid down the groundwork for modern constitutional monarchy. अब ये सारी चीज़ें आपकी फ्रांस में हो रही हैं, ठीक है, और उसी दौरान आपका आता है ग्लोरियस रेवोल्यूशन इंग्लैंड में, जिसको हम ब्लडलेस कू कहते हैं, जिसमें आपके जो एब्सोल्यूट मोनार्क्स होते हैं इंग्लैंड के, वो टॉपल डाउन होकर वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाती है पहली दफ़ा। मतलब एक जो किंग है उसको टिट्यूलर हेड बना दिया जाता है, बाकी पावर जो उसकी बाइफरकेट कर दी जाती है, ठीक है। ग्लोरियस रेवोल्यूशन सिंपल, ये आपके पेपर में नहीं आएगा बट पता होना चाहिए। इट वॉज अ पीसफुल रिमूवल ऑफ किंग जेम्स द सेकेंड रिप्लेस्ड बाय द विलियम एंड मैरी। इसको ग्लोरियस इसलिए कहते हैं बिकॉज नो ब्लड शेड,
ended absolute monarchy and paved the way for constitutional monarchy. हमें ये पता होना चाहिए कि glorious revolution ने क्या change किया था. Glorious revolution changed your absolute monarchy to constitutional monarchy. It laid down the foundation of your Bill of Rights, जिसमें पहली दफ़ा लोगों की civil rights protected होते हैं. It was very new concept लोगों के पास, जो बिल्कुल एक स्टेट के पिरामिड में ही नहीं थे. जब उनको उनके आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं इंग्लैंड में राइट्स मिलना शुरू हो रहे हैं और इनलाइटमेंट का पीरियड स्टार्ट हो रहा है. ये वही पीरियड है जिसमें जॉन लॉक, जो पॉलिटिकल फिलोसोफर था, उन्होंने भी सेम थ्योरी दी थी अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कि आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होनी चाहिए. स्टेट एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा अपने सिटीजन्स के साथ जिसमें वो रूल ऑफ लॉ देगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. अब ये सारे आइडियाज़ जो है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता फ्रेंच सोसाइटी को बहुत इंस्पायर कर रहे होते हैं. ठीक है, फ्रेंच के जो लोग होते हैं वो, क्योंकि वहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की होती है और आपके ये 3 इनएप्ट लीडरशिप होते हैं, जब वो ये सारी चीज़ें इंग्लैंड में देखते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने राइट्स के लिए डिमांड करना शुरू कर देते हैं, इक्वालिटी के लिए डिमांड करते हैं, एब्सोल्यूटिज़म को ख़त्म करने के लिए मूवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं. राइट्स के लिए इसलिए डिमांड करते हैं क्योंकि आपकी जितनी भी क्लासेस होती हैं, मैंने बताया है, नोबेलिटी, क्लर्जी, मोनार्की, टैक्सेस ये पे नहीं करते हैं, आपके वॉर्स में ये जा रहे होते हैं, लग्जरीज इनके पास हैं, सारी चीज़ें, और सारा बर्डन एक कॉमन मैन के ऊपर है. ठीक है, अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? यहाँ तक आपको एक बेसिक आइडिया समझ आ गया? यस मैम. ओके. अच्छा, अब हम ये सोचते हैं कि एक क्वेश्चन आता है ना कॉमन इंसान के दिमाग में कि फ्रांस में ही क्यों रेवोल्यूशन आया है. लाइक किसी और कंट्री में भी आ सकता था, ऑस्ट्रिया भी साथ था, ऑटोमन एम्पायर था, इवन रशिया में भी आ सकता था, कहीं पर भी आ सकता था आपका रेवोल्यूशन. फ्रांस में ही क्यों आया? और फ्रांस की इकोनॉमी उस टाइम इन सबसे बेटर परफॉर्म कर रही थी. ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है. फ्रांस की सोसाइटी ये बाकी कंट्रीज से अच्छी थी, बट रेवोल्यूशन आपका फ्रांस में ही आता है. अब ये पढ़ते हैं. द इकोनॉमी ऑफ फ्रांस वाज बेटर देन मैनी अदर कंट्रीज बट स्टिल इट वेंट थ्रू फ्रेंच रेवोल्यूशन. द FR French Revolution did not occur in Austria, Ottoman Empire or even in Russia because मैंने आपको कहा था कि जो फ्रेंच की लीडरशिप है ना फ्रांस की, वो थी इनएप्ट. उनका कोई स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं था अपनी सोसाइटी के ऊपर. वो सिर्फ लग्जरीज में इन्वॉल्व थे, वो सिर्फ अपनी वॉर्स में इन्वॉल्व थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर देख रहे थे. वो फ्रेंच सोसाइटी पर कोई कंट्रोल नहीं था. और फ्रेंच में रेवोल्यूशन इसीलिए आया था क्योंकि बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ में एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज कंट्रोल था. ठीक है, द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, ऑस्ट्रिया, ऑटोमन एम्पायर, रशिया, आपके ये ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थी यहाँ पर, और यहाँ पर आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्प्रेड ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ बहुत कम थे, वैल्यू ऑफ डिसेंट नहीं थी, जस्ट बिकॉज के स्टेट का एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज कंट्रोल था. दूसरा ये different societal social structures. These empires have had deeply entrenched feudal system where peasants and lower classes had limited means to organize or challenge the authority. अब इशू ये है, लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट. इकोनॉमिकली आपकी ये जो एग्रीकल्चर क्लास थी ना, एग्रीकल्चर आपका जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो हाईली इट वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर विच वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, और ये ओन करते थे आपके कॉमन लोग. ठीक है, वेयर एज आपके जो बाकी कंट्रीज़ में थे उनके पास एज सच कोई मीन्स ऑफ पावर नहीं थी. ठीक है, आपके जो बाकी कंट्रीज़ थे, ऑस्ट्रिया, ऑटोमन एम्पायर, रशिया, वहाँ पर उन्होंने उनकी पावर बहुत लिमिटेड की हुई थी ताकि वो स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंज ना कर सके. अनलाइक फ्रांस देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास. फ्रांस में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास बॉर्जुआइज आपके जो थे वो एक स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड रखते थे. फिर वीकर स्प्रेड ऑफ एनलाइटमेंट, क्योंकि आपकी जब स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है तो फिर आपकी एक सेंसरशिप होती है, फिर आपके जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ होते हैं वो स्प्रेड नहीं हो सकते हैं. अनलाइक फ्रांस में आपका एनलाइटमेंट के जितने आइडियाज़ थे, ग्लोरियस रेवोल्यूशन के, एनलाइटमेंट के, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये सब स्प्रेड हो रहे थे क्योंकि आपकी वीक गवर्नमेंट थी और उनका उस तरह से कंट्रोल नहीं था. थर्ड एंड फोर्थ,
नो इमीडिएट इकोनॉमिक क्राइसिस। उन वो एम्पायर्स जो थी ऑल्दो दे वर वीकर एज कम्पेयर टू फ्रांस, लेकिन उनमें कोई एज सच क्राइसिस नहीं था। वो इसलिए कि वो कंट्रीज़ कहीं पर इन्वॉल्व नहीं थी वार्स में। फ्रांस का मैंने आपको पहले ही बताया है कि फ्रांस के जो लीडर्स थे दे वर मोर इनटू गेटिंग themselves involved in the external wars, जिसकी वजह से एक टाइम आ गया था कि एक्यूट फाइनेंशियल क्राइसिस और फेमाइन जो था वो वाइड स्प्रेड पूरे फ्रांस में आ चुका था। ठीक है, दैट वाज द टाइम ऑफ 1780s, ये हम पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? आपसे अभी तक पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा, बट पूछा जा सकता है दैट व्हाई ओनली फ्रांस। तो आपके पास आइडिया होना चाहिए कि फ्रांस के नेबरिंग कंट्रीज़ में ये चीज़ें थी और फ्रांस में ये थी, ताकि आप एक कंपैरिजन ड्रॉ कर सकें। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि रीजंस व्हाई ओनली फ्रांस। सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि फ्रेंच किंग और रूलर according to across the Europe during the 18th century, there was one thing common that every single ruler in his country wanted to bring reforms। ठीक है, जितने भी आपके यूरोप के आसपास के वो थे ना कंट्रीज थी, आइदर ऑस्ट्रिया, ये रशिया, ऑटोमन एम्पायर, वो कुछ ना कुछ गिव एंड टेक करके अपनी कंट्री में सप्रेस कर देते थे मूवमेंट्स को, कुछ रिफॉर्म्स ले आते थे ताकि लोग सेटिस्फाई रहे और उनके अगेंस्ट ना खड़े। फ्रांस में मसला ये था कि इन फ्रांस Louis XIV, Louis XV, Louis XVI did not pay heed to the internal affairs of the country. All of them were involved in the foreign expeditions. France was getting bankrupt due to all of these wars. ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आया इसलिए कि रूलर्स की इन एफिशिएंसी की वजह से इनएप्ट लीडरशिप थी। सेकंड, आपकी मिडिल क्लास का राइज था। देयर वाज अ राइज ऑफ मिडिल क्लास। मिडिल क्लास ऑफ फ्रांस वाज द ट्रेडिंग क्लास। व्हाई ट्रेडिंग क्लास? बिकॉज मोस्ट ऑफ देम ओन द एग्रीकल्चर सेक्टर। रोल ऑफ द फिलोसोफर आपने पढ़े होंगे, वोल्टायर, रोसो, मॉन्टेस्क्यू, डेड्रॉग, ये सारे आपके फ्रेंच फिलोसोफर्स है। रोसो का जनरल विल का आइडिया, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट है, इसका ये जनरल विल का आइडिया यहाँ पर इमेनिएट हो रहा था। वोल्टायर का, मॉन्टेस्क्यू का सेपरेशन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंसेस, डेड्रॉग ये भी एक फ्रेंच फिलोसोफर है जिन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच, वैल्यू, लैक ऑफ सेंसरशिप, इन चीज़ों के ऊपर प्रमोट किया था। दीज वर दिस देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग सेंसरशिप इन द अदर कंट्रीज। गॉट इट? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो मैम। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? समझ आ रहा है? यस मैम, समझ आ रही है। जी चले ठीक है। ओके, अब ये बेसिक हम देखते हैं कि लोग कहेंगे आपको, या आप कहीं पे आपने पढ़ा भी होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन के कोई 2-3 कॉजेज़ होंगे। मैंने 10 कॉजेज़ निकाले हैं। ये जब हम फर्स्ट अपनी लेक्चर में डिलीवर करूँगी तब उसमें हम इसको डिटेल से बिल्कुल पढ़ेंगे। फर्स्ट आपका देखिए, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। अब आपको खुद एक कनेक्टिविटी बिल्ड हो रही होगी आहिस्ता आहिस्ता बैक ऑफ योर माइंड कि यस, फाइनेंशियली जो था फ्रांस बैंकक्रप्ट हो रहा था, तो फाइनेंशियल क्राइसिस भी था। पॉलिटिकल क्राइसिस आप डालेंगे कि जो इनएप्ट लीडरशिप थी, आप तीनों लीडरशिप का जिक्र करेंगे। ठीक है। सेकेंड आप देखें, सोशल इनइक्वालिटी ड्यू टू स्टेट सिस्टम। अब ये स्टेट सिस्टम क्या था? फ्रेंच का मैंने जो आपको कहा था 3 टायर सिस्टम, वो जो 3 टायर सिस्टम था जिसमें टैक्सेशन थी, सबसे निचले लेवल पर आपकी थी पीजेंट्री क्लास, ठीक है, और बाकी जो ऊपर नोबेल्स, क्लर्जी और मोनार्क्स थे वो टैक्सेशन नहीं देते। ये जो सोशल इनइक्वालिटी थी आपके स्टेट सिस्टम के अंदर, ये भी एक बहुत बड़ा वो था। अब आपके फ्रांस में जो कॉमन लोग थे ना, उनको ये लोग थर्ड स्टेट कहते थे, थर्ड स्टेट, ठीक है। टैक्स बर्डन ऑन थर्ड स्टेट, आपके फ्रेंच सोसाइटी में सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट मींस कॉमन पीपल ही टैक्सेशन दे रहे थे और कुछ नहीं। फिर आपकी राइज ऑफ बॉर्जवास, आपकी मिडिल क्लास का राइज था। देन फिफ्थ, थॉट्स बाय इनलाइटेंड थिंकर्स, रोसो,
वोल्टायर, मॉन्टेस्क्यू, डेडरॉक, इनके आगे हम पढ़ेंगे कि इनकी क्या क्या फिलोसफीज थी, ठीक है। मॉनेटरी क्राइसिस ड्यू टू वॉर्स, आप इसको फाइनेंशियल में ही डाल सकते हैं। सेवेंथ, अनकॉमन वेदर एंड पुअर हार्वेस्ट, आपका एक टाइम आता है, अभी हम पढ़ेंगे फ्रांस में, कि वेदर वाज एक्सट्रीमली हार्श, पॉलिटिकल क्राइसिस था, फाइनेंशियल क्राइसिस थी, लोगों को सिंपल ब्रेड मिलना बंद हो गई थी पुअर हार्वेस्ट की वजह से। क्योंकि आप, मैंने यहाँ पर अभी डिस्कस किया है थर्ड लास्ट पॉइंट में कि जो आपका एग्रीकल्चर था दैट वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर फ्रांस। आपका एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से आपकी राइज ऑफ कॉस्ट ऑफ ब्रेड बढ़ती है और आगे रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। और वही आपकी इनएडुकेट लीडरशिप, पार्लियामेंट, सक्सेसफुल अपोजिशन, जब आपके आगे जाके ये डिफरेंट कोर्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन आएगा, इसमें 9 और 10 आप डिस्कस करती हूँ, ठीक है। अब पॉलिटिकल कॉजेज़ आपके सिंपल से बनते हैं, विच आर द 4 मेन पॉलिटिकल कॉजेज़। अब इनकी मेजर की डिवीजन होगी, ठीक है। ये आपके मेजर थे, लेकिन इसके अंदर भी हम अभी पॉलिटिकल कॉजेज़ को पढ़ने लगे हैं। पॉलिटिकल कॉजेज़ ये कि आपकी सबसे पहले जो फ्रांस थी, फ्रेंच सोसाइटी, जो फ्रांस के लीडर्स थे, दे वर हाईली इन्वॉल्व इन दी डिफरेंट एक्सपीडिशंस। और क्योंकि अमेरिका उस टाइम फ्रांस का अलाय था अगेंस्ट यूके, तो फ्रांस ने अमेरिकन रेवोल्यूशन में अमेरिका का साथ दिया था। अपने होम टाउन को छोड़कर बाहर एक्सपीडिशंस पे स्टार्ट हो गए थे आपकी यही पॉलिटिकल लीडरशिप, जिसकी वजह से आपकी आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन ख़राब हो रही थी। फिर सेकेंडली, आपकी कोई फ्रांस में असम्बलीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई नेशनल असम्बली, कोई पार्लियामेंट, कुछ भी नहीं था। क्यों? क्योंकि एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट थी, आपकी मोनार्क्स रूल कर रहे थे, और मोनार्क्स का कोई काम नहीं होता था कि निचली क्लास जो है वट एवर दे आर डूइंग दे हैव नो कंसर्न विद देम। कंडीशन ऑफ मोनार्की वो यही थी कि दे वर हाईली इन्वॉल्व इन देयर ओन लग्जरीज, they were not paying heed to the general masses, they were not taking or any kind of reforms which would be beneficial for them। तो ये आपके मेजर जो पॉलिटिकल कॉजेज़ बनते हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता फ्रेंच रेवोल्यूशन आने लगता है। फिर आपके सोशल कॉजेज़ में सबसे पहले आपका आता है कि टैक्स बर्डन ऑफ द थर्ड स्टेट पर टैक्सेशन बहुत ज़्यादा लग रही होती है। वो इस वजह से कि द अपर क्लासेस ऑफ दिस स्टेट वाज नोबेलिटी और क्लर्जी, वो तो टैक्सेशन नहीं देंगे। आपकी जो 98% थी सोसाइटी दैट वाज बेस्ड ऑन योर थर्ड स्टेट, मतलब नॉर्मल मैन। जब नॉर्मल और कॉमन मैन के ऊपर टैक्सेशन आ रही है और आपके रिफॉर्म्स नहीं आ रहे हैं, तो वो एक ऑटोमेटिकली सोसाइटी क्योस की तरफ जा रही थी। फिर इसके साथ इनके दरमियान भी कुछ मिडिल क्लास लोगों का राइज़ हो रहा था, जो कि एग्रीकल्चर को ओन करते थे। आहिस्ता आहिस्ता उनका राइज़ होता जा रहा था। फिर फाइनेंशियल क्राइसिस ड्यू टू द कॉस्टली वारफेयर। अब जब फ्रांस अपनी सोसाइटी की इनवर्ट सिचुएशंस और इनवर्ट क्राइसिस को फॉरगो करके आउटवर्ड चीज़ों में इन्वॉल्व था, तो इस वजह से एक बैंकरप्सी का इशू आ रहा था, जिसकी वजह से आपकी फ्रेंच सोसाइटी सफ़र करती है। और ऑलरेडी आपकी टैक्सेशन जो है वो पीजेंट्री क्लास दे रही है। यहाँ पर आपकी एलीट क्लास, नोबेल, क्लर्जी को कोई इशू नहीं था, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट जो सफ़र करी है दैट इज़ योर थर्ड स्टेट। फोर्थ, ड्रास्टिक वेदर ड्यू टू एंड पुअर हार्वेस्ट। आपका एक टाइम आता है कि आपकी वीट की हार्वेस्ट नहीं होती है, वेदर वाज नॉट फेवरेबल, जिसकी वजह से जो थोड़ी बहुत हार्वेस्ट होती है वो आपकी उसकी ब्रेड की प्राइस कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लोग भूखे होते हैं और वो फिर रेवोल्यूशन एक साथ इकट्ठे होकर पैलेस की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। और फॉरमोस्ट इनफेक्टिव लीडरशिप ऑफ योर लुई 15 एंड लुई 16, ठीक है। अभी इंटेलेक्चुअल आपके कॉजेज़ ये थे कि मॉन्टेस्क्यू आप जिसका पॉलिटिकल साइंस है, अगर नहीं भी है तो मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर, ही वाज ए फ्रेंच फिलोसोफर। हमेशा से इसने सेपरेशन ऑफ पावर और सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट दिया था। फ्रांस में ऐसा कुछ भी नहीं था। दैट वाज द टाइम जहाँ पर आपके मॉन्टेस्क्यू ने अपनी फेमस जो थ्योरी थी उसको पुट फॉरवर्ड किया था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन और अमेरिकन फेमस फेडरलिस्ट पेपर,
जब इन्होंने देखा यही एनलाइटमेंट के आइडियाज़ आपके आ जाते हैं फ्रेंच सोसाइटी में, जिसमें लोग देख रहे होते हैं कि किस तरह से आपकी सोसाइटी इवॉल्व हो रही है और किस तरह से आपकी प्रेजेंट्री क्लास ने आपकी बाकी सारी उसके ऊपर लुक आफ्टर रखना होता है। बट ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपका फ्रांस में नहीं था। फिर आपका वोल्टायर की आपकी बहुत फेमस कोटेशंस हैं। फिर रोसो, वन ऑफ द सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट, जिसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्रोपेगेट किया था, जनरल विल, जो कि आज भी एक जनरल विल के ऊपर आपकी सोसाइटी बेसलाइन करती है कि पीपल आर गोइंग टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बेसिस ऑफ द जनरल विल ऑफ द मैसेज आपकी फ्रेंच सोसाइटी बेस करती थी कॉमन मैन पर। कॉमन मैन तो इनके अगेंस्ट था। तो आपकी ये वाले एनलाइटमेंट आइडियाज़ भी लोगों को प्रोवोक कर रहे थे कि दे शुड गो फॉर रेवोल्यूशन। Then again, Diderot was also one of the French philosophers. इसने अपनी राइटिंग्स के थ्रू लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर कहा कि यू हैव टू स्टैंड फॉर योर राइट्स अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, अपनी लीडरशिप के अगेंस्ट खड़े हों। ठीक है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपके ना एक साथ फ्रेंच सोसाइटी में फ्रेंच रेवोल्यूशन प्लान्ड नहीं था। आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वॉज फ्रेंच रेवोल्यूशन प्लान्ड? नो, फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज नॉट प्लान्ड। वो इस तरह से कि हमें पॉलिटिकल कॉजेज़ मिलते हैं कि ये कोई चीज़ प्लान्ड नहीं थी, ये सब्सिक्वेंटली हो रही थी। सेम गोज़ फॉर योर सोशल कॉजेज़ देखते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता सब्सिक्वेंटली हो रहे थे, कोई भी चीज़ प्लान नहीं थी। इंटेलेक्चुअल कॉजेज़ में भी हम देखते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता उस टाइम इनलाइटमेंट के आइडियाज़ आपके फ्रेंच सोसाइटी में इवॉल्व हो रहे थे, इट वॉजंट प्लान। देन फाइनेंशियल कॉजेज़, वॉर्स, हाई टैक्सेस ऑन पीजेंट्स आप कहें, थर्ड स्टेट कहें, यू हैव टू आपने एग्जामिनर के साथ वर्ड्स की गेम खेलनी है। ठीक है, आई शुड हैव रिटन हाई टैक्सेस ऑन थर्ड स्टेट, बट क्योंकि पॉइंट डिफरेंट है देन आई शुड बी राइटिंग दी पीजेंट्री क्लास। तो आप सब ने भी इस तरह के ही वर्ड्स को आगे पीछे करके लिखना ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपके पास कंटेंट है और वोकेबलरी भी है और चीज़ें भी हैं। फिर आपकी फ्रेंच सोसाइटी जब बैंकक्रप्ट हो जाती है, आपके ये डिफरेंट जो लीडर्स हैं दे बाय लोन फ्रॉम डिफरेंट यूरोपियन एलाइज, उसका भी एक बर्डन आ जाता है। हाई एक्सपेंडिचर होता है और लो रेवेन्यू। अब हाई एक्सपेंडिचर आपका ये नोबेल्स और क्लर्जी क्लास का है, मोनार्क का है, बट इसका जो पे बैक कर रहा है वो आपका कर रही है फ्रेंच सोसाइटी। रोल ऑफ नेक्टर एंड रोल ऑफ केलॉन, बोथ ऑफ देम वर द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ फ्रेंच। जब आपकी थर्ड स्टेट बन जाती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की पूरी असेंबली बनती है, इनमें इनका बहुत बड़ा रोल होता है। आहिस्ता आहिस्ता दे वर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स टूवर्ड्स द लुई 15 एंड लुई 16। ये गाइड करते हैं अपने इन लीडर्स को कि आप ये कर लें, आप ये कर लें, आप ये कर लें। तो इनका रोल भी बहुत बड़ा होता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपका? आई होप मैम इट्स नॉट दैट मच बोरिंग। जी, ये जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं ये आपने सोशल में भी लिखी हैं और फाइनेंशियल कॉज में लिखी हैं, दोनों सेम ही होगी बात सेम है लेकिन इसके इफेक्ट्स डिफरेंट थे। जब मैम? जी मैं आपको बताती हूँ, सोशल कॉजेज़ में इसका ये है कि जब आपकी थर्ड स्टेट ज़्यादा टैक्सेस दे रही है तो वो उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम उस तरह से नहीं है। ठीक है, उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन चार्ज हो रहा है टैक्सेशन का। 90% ऑफ योर टैक्सेशन वाज गिवन बाय योर थर्ड स्टेट। जब वो ये दे रहे थे तो आहिस्ता आहिस्ता वो फाइनेंशियली भी जो थे ना वो बैंकक्रप्ट हो रहे थे, आपकी पीजेंट्री क्लास भी, आपकी इन हाई टैक्सेस की वजह से। ओके मैम। ओके, यहाँ से अभी हम पढ़ते हैं, यहाँ तक तो थे कॉजेज़। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन का कोर्स क्या है, लाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट कैसे होता है। ठीक है, अब सबसे पहले होता है कि जस्ट एक छोटी सी स्टोरी आपको कनेक्ट करके बताते हैं। अब आप देख रहे हैं कि सोशल कॉजेज़ भी आ रहे हैं, फाइनेंशियल कॉजेज़ भी हैं, सारे कॉजेज़ हैं। तो ये जितनी भी थर्ड स्टेट होती है ये एक साथ जमा होती है।
ये जमा होने के बाद कहते हैं कि हम जाएंगे हमारे इस किंग के पास, हम किंग को कहेंगे कि हमारी एक मीटिंग कन्वीन की जाए ताकि हम अपनी एक असेंबली बना सकें, ठीक है। हम आप लोगों के इस तरह से नहीं रह सकते, आप लोग जाके वार्स में पार्टिसिपेट करते हैं, हम क्लासेस जो है वो सफ़र कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टेट्स जनरल कन्वीन्ड, स्टेट से आप याद रखें कि इन क्लासेस की मीटिंग, ठीक है। France was facing a severe financial crisis due to the wars and lavish spending by the monarchs. King Louis XVI called the State General Meeting of Representatives from the three states, clergy, nobility and commoners, to discuss the taxation and reforms. ठीक है, अब आप ये समझ लें कि आपकी 1% है क्लर्जी, 1% है आपकी नोबिलिटी और 98% है आपके कॉमनर्स। लेकिन इनका वोट ऐसे डिवाइड होता था कि 1 वोट है आपका क्लर्जी का, 1 वोट है आपका नोबिलिटी का और 1 वोट है आपका कॉमनर्स का। तो इट डज मीन कि हमेशा क्लर्जी और नोबिलिटी साथ हो जाते थे और कॉमनर्स को अलग कर देते थे। हालांकि कॉमनर्स आप ये देख लें कि अगर 700 है, क्लर्जी आपकी होगी 10 और नोबिलिटी होगी आपकी 10 इन नंबर। तो इतना ह्यूज डिफरेंस था। आपका उस टाइम लुई 16 जो था वो रूल कर रहा था फ्रांस को, और वो ये आपके कॉमनर्स जो थर्ड स्टेट थी, सिंपल पीपल, वो जाते हैं लुई 16 के पास और कहते हैं कि आप एक मीटिंग कन्वीन करें ताकि ये हम पर जो इतने टैक्सेशन और लगाई गई है इनके लिए कुछ डिस्कशन और रिफॉर्म्स लाएं। This meeting was held in May 1789. This was the first in 175 years and became the spark for revolution as third state commoners demanded for more political power. ये 175 ईयर्स में पहली दफ़ा मीटिंग हुई होती है जिसमें डिस्कशन होने वाली होती है टैक्सेशन की और रिफॉर्म्स की। अब सेकेंड लास्ट लाइन देखिए, द थर्ड स्टेट डिमांडेड मोर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। वाई? मैंने आपको पहले बताया है कि क्लर्जी का एक वोट है, नोबिलिटी का एक वोट है, कॉमनर्स का एक वोट है। थर्ड स्टेट सेट कि हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि हमेशा से रिफॉर्म्स इसी तरह से वॉश आउट हुए हैं, हम क्योंकि आप दोनों का वोट एक साथ हो जाता है और हम डिफरेंट हो जाते हैं। जब थर्ड स्टेट की मीटिंग जो है वो कन्वीन होती है और यहाँ पे एजेंडा सेट फॉरवर्ड नहीं होता, इसके बाद थर्ड स्टेट सेकंड स्टेप पर जाती है, विच इज़ द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। फ्रस्ट्रेटेड विद इनइक्वालिटी इन वोटिंग, जो मैंने अभी आपको पहले बताया है, ईच स्टेट हैड 1 vote डिस्पाइट पॉपुलेशन डिफरेंसेस। गॉट इट? The third state broke away in June 1789 and declared themselves the National Assembly. थर्ड स्टेट ये जो किंग का डिसीजन है उसको फॉरगो करके खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देती है। दे क्लेम टू रिप्रेजेंट द ट्रू विल ऑफ फ्रेंच पीपल and began to draft the constitution challenging the king's absolute authority. अपने आप को ये थर्ड स्टेट नेशनल असेंबली डिक्लेयर करती है और फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन पर काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि तब तक कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता और एब्सोल्यूट मोनार्की होती है। तो वो चाहते हैं कि ये मोनार्की को हम कर्टेल करें पावर, और जो बाकी चीज़ें हैं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाएं ताकि पावर डिवॉल्व हो आपके पीपल के पास। इसके बाद आपका थर्ड होता है टेनिस कोर्ट ओथ। आप ये देखें कि ये इवेंट सारे सेम है, मई जून, सेकेंड भी जून, थर्ड इवेंट। दिस इज़ द कोर्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये चल रहा है। ऑन जून 20th 1789 आफ्टर बीइंग लॉक्ड आउट ऑफ देयर मीटिंग हॉल, ठीक है, मीटिंग हॉल से बाहर निकल आते हैं यही थर्ड स्टेट मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली, जिन्होंने ये कॉमनर्स ने खुद को डिक्लेयर किया होता है दैट वी आर नेशनल असेंबली। ये गैदर होते हैं एट नियर बाय टेनिस कोर्ट। ये एक ना टेनिस कोर्ट की जगह है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। सेकंड पिक्चर आप देखें ऊपर से, सेकंड पिक्चर, दिस इज टेनिस कोर्ट, ठीक है। ये जो फर्स्ट पिक्चर है ये है आपकी फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, सेकंड पिक्चर है आपकी टेनिस कोर्ट। यहाँ पर ये जो ओथ लेंगे इसको हम कहेंगे टेनिस कोर्ट ओथ, ठीक है। थर्ड स्टेट आपकी यहाँ पे ओथ लेती है, दे वर सोर ऑन एन ओथ नॉट टू सेपरेट अंटिल फ्रांस हैड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ये नेशनल असेंबली आपस में डिक्लेयर करती है कि हम अलहदा नहीं होंगे जब तक हम फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते, और ये रॉयल पावर को लिमिट करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट लेके आए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है,
इसके बाद आपका फोर्थ इवेंट होता है स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल. The Bastille, a medieval fortress prison in Paris, symbolize royal tyranny. Angry cowards stormed it to seize weapons. अब ये होता है, अभी जैसे ही देखते हैं जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, आपका जो किंग लुई 16 है वो ना भाग जाता है अपने वर्सेल्स के पेरिस में जाकर, जो ना वो बैठ जाता है पैलेस में. स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल ना एक जगह होती है, ये जो थर्ड पिक्चर है यहाँ पर ना सारी वेपन्स, आर्टिलरी, सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं फ्रांस की. जब लोग देखते हैं कि ये सारे बिजी हैं आपस में, तो कुछ लोग जाकर यहाँ पर एंग्री क्राउड, क्योंकि वहाँ पर वो देख रहे होते हैं कि कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, तो वो यहाँ पर अटैक कर देते हैं. ठीक है. एंग्री क्राउड स्टॉर्म्ड इट टू सीज वेपन्स एंड फ्री प्रिजनर्स. Its fall marked the start of the revolution and became a powerful symbol of freedom, celebrated even today as France National Day. ठीक है. यहाँ से लोग जितने भी prisons होते हैं, किंग ने पकड़े होते हैं, उनको फ्री करवाते हैं और सारी वेपनरी अपने पास रख लेते हैं. ये कॉमनर्स थे, जो कॉमन मैन हैं. इसके बाद अभी फ्रेंच की जो नेशनल असेंबली डिक्लेयर हुई है सेकेंड नंबर पे, जिन्होंने ओथ लिया है थर्ड, टेनिस कोर्ट ओथ, अब वो सबसे पहला फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं. ठीक है. सेकेंड नंबर पे है नेशनल असेंबली इशूड दिस डिक्लेरेशन विच लेड आउट द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. It stated that sovereignty belongs to the people, not the king. Granted freedom of speech, religion, equality before law, major steps toward modern democracy. ये एक अपना वो चार्टर बनाते हैं जिसमें डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन लिखते हैं. ये आपकी फोर्थ नंबर की पिक्चर है. ये इस तरह का कुछ दिख रहा होता है और यहाँ पर ये सारी चीज़ें, सारे कंसर्न्स, रिफॉर्म, सारी चीज़ें अपने इस ड्राफ्ट के अंदर लिखते हैं, जिसको हम फेमसली कहते हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन. इसके बाद मैंने आपको पीछे बताया था कि कुछ सिचुएशन ऐसे आती है जहाँ पे फ्रांस बिकेम बैंकक्रप्ट सिचुएशन, वेदर वाज नॉट फेवरेबल, लोगों को ब्रेड नहीं मिल रही होती है, भूख की वजह से वो सड़कों पर आ जाते हैं, और ख़ास तौर पे वुमेन. Thousands of women angry over food shortages and high bread prices marched from Paris to the King's Palace at Versailles. King तो भागकर वर्सेल्स में बैठा होता है. They demanded bread and forced King Louis XVI and his family to move to Paris, bringing the monarchy under the closer watch of revolutionaries. ठीक है. अब ये जो औरतें मार्च करती हैं वर्सेल्स में, वो किंग से डिमांड करती है कि वापस आए पेरिस में अपनी फैमिली के साथ. और इसके अंदर फिर जो है ना वो लोग आहिस्ता आहिस्ता रेवोल्यूशनरीज थे. अब ये जो आप आगे चल के पढ़ेंगे हम अपने फर्स्ट लेक्चर में, ये रेवोल्यूशनरीज 3 तरह से डिवाइड हो जाते हैं. एक मॉडरेट्स होते हैं, एक सिंपल होते हैं और एक जेकोबियंस होते हैं, जो कि बहुत हार्ड लाइनर्स होते हैं. ठीक है. इसके बाद एवोल्यूशन ऑफ योर मोनार्की एंड फ्रेंच रिपब्लिक. एज रेवोल्यूशन ग्रू मोर रेडिकल, द मोनार्की वॉज एबॉलिश्ड. ठीक है. The King Louis XVI was put on a trial and executed. France was declared a republic where power was supposed to rest with the people and elected representatives, not with the king. ठीक है. फिर इसके बाद यही जो आपको रेवोल्यूशनरीज थे, इनमें से एक मेजर रेवोल्यूशनरी था रॉब्सपियर, जिसके रेन को रेन ऑफ टेरर कहा जाता है. वो इसलिए कि इट वॉज लेड बाय रॉब्सपियर एंड द रेडिकल जैकोबिन्स. द रेवोल्यूशन एंटर्ड अ वायलेंट फेज. थाउजेंड्स वर एग्जीक्यूटेड बाय द ग्लूटोनाइट, including Queen Mary and many revolutionaries themselves. And the aim was to protect the revolution, but it spread fear and instability. अब आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता आपका रेवोल्यूशन जो वायलेंट हो रहा है. मार्च ऑफ वर्सेल्स के बाद जो अंदर के रेवोल्यूशनरीज थे वो हराइजन पर आ जाते हैं. फ्रेंच एक रिपब्लिक बन जाता है, लेकिन उसमें क्योंकि किंग आपका एग्जीक्यूट हो जाता है, जो पावरफुल पर्सन होता है दैट वाज रॉब्सपियर, वो एक रेन ऑफ टेरर करता है. वो 1 साल के लिए होता है, बट वो चाहता है कि रेवोल्यूशन फेज में ही फ्रांस रहे और फियर और इंस्टेबिलिटी रहे. इन सब को कैश करते हुए, ठीक है, आपका नेपोलियन आएगा. ठीक है. इन सब को कैश करते हुए आपका नेपोलियन आएगा. आफ्टर द ईयर ऑफ chaos, वीक गवर्नमेंट, वॉर्स, स्ट्रॉन्ग लीडर वॉज नीडेड, क्योंकि सोसाइटी बहुत ब्रिंक ऑफ कोलैप्स पर थी. Napoleon Bonaparte, a successful military general, seized in power 1799 through a coup. He became the first consul and later emperor, ending the revolution
but carrying forward many of its reforms at legal equality and merit based society. ये हम आगे उस पर डिस्कस करेंगे. So this was your French Revolution. हम क्यों कहते हैं कि it was the most extraordinary event of the 18th century, just because आपकी first आपके intellectual एक साउंड सिस्टम सोसाइटी आपकी होराइजन पर आती है, आपकी एब्सोल्यूट मोनार्की का डाउनफॉल होता है, अलॉन्ग विद दैट आपकी फ्रेंच रिपब्लिक बनता है, फिर इसके साथ आपकी डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीज़न बनता है. जब भी हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जो साइन चार्टर है, आफ्टर योर मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स और बाकी सारी हम 1789 के इसको भी कोट करते हैं. फिर रेन ऑफ टेरर की बात होती है, फिर नेपोलियन का राइज है. ठीक है, सिंपल सी इसकी लेगेसी है. लेगेसी इसकी ये है कि अ डाइवोर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम. ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने आपके जो ट्रेडिशनल सो कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड वाले एब्सोल्यूट मोनार्की के सिस्टम को ख़त्म किया था. It perpetuated the democratic values in the society. It ended the feudalism, abolished feudalism, inspired the contemporary Europe to overthrow the absolute regimes. इस थर्ड कोटेशन लाइन को आप कनेक्ट करें मेटरनिक की उस कोटेशन से, विच वॉज व्हेन फ्रांस नीजेस द होल यूरोप गॉट कोल्ड. ठीक है, समझ आ रही है? यस मैम. मुझे लगता है सब सो गए हैं. अच्छा, सेकंड है अनलेश द मॉडर्न वैल्यूज ऑफ कैपिटलिज्म, फ्यूडलिज्म आपके अबॉलिश्ड हो जाता है. थर्ड है रिकग्निशन ऑफ पॉलिटिकल राइट्स ऑफ कम्यून, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, राइज ऑफ नेशनलिज्म. देखिए, फोर्सेस ऑफ कंटिन्यूटी, सेक्युलरिज्म, इंस्पिरेशन ऑफ फ्यूचर रेवोल्यूशंस. हम ये जितने भी रेवोल्यूशन या यूनिफिकेशन पढ़ेंगे वो सारी बेस लाइन उसकी फ्रेंच रेवोल्यूशन पर है. फॉर्मेशन ऑफ योर नेपोलियनिक कोड, रिटर्न लॉज बनते हैं, इलेक्शन स्टार्ट हो जाता है और दैट्स इट. यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन तो डू लेट मी नो एंड डिस्कस प्लीज़. आई होप आपको टॉपिक समझ आया है एंड बाकी सब कुछ भी. यस मैम, समझ आ गई. यस मैम, सब ये क्लियर है. सब क्लियर है आप सबको? यस मैम. यस मैम, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर लेक्चर था, थैंक यू. वेलकम. आप किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? मैडम एक जनरल क्वेश्चन है, अगर आंसर कर दें आप तो. अस्सलाम वालेकुम. आई एम सॉरी, वो गलती से लीव हो गई थी. आप में से कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, कैन यू प्लीज़ आस्क अगेन? अस्सलाम वालेकुम मैम. जी मैम मैंने ये पूछना था कि
मैंने 2025 की अटेम्प्ट दी थी, जी तो सिर्फ ना लेक्चर जस्ट कवर भी वीडियोस देख के मैं लेक्चर अटेम्प्ट दे आया था। जी तो जी। सिर्फ 2 क्वेश्चन मैं पेपर में सॉल्व कर पाया था और 37 मार्क्स आए हैं मेरे, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वीडियोस। तो मैं ये यूरोपियन मैंने हिस्ट्री पूछना में। चाह रहा था कि यूरोपियन हिस्ट्री में, जी तो अ, अब लेक्चर लेने का ऐसा आई थिंक मुझे जरूरत तो होगी, या सेल्फ स्टडी करके आपका कोई टेस्ट सेशन का प्लान या कोई आपके पास अलग ऑप्शन है लेक्चर्स के मेरे अलावा? नहीं, मेरे पास फ़िलहाल सिर्फ लेक्चर्स का ही है 15 डेज़ का, क्योंकि इसके बाद माइट बी मैं बिज़ी हो जाऊंगी, और इसलिए काफ़ी टाइम बाद मैंने अभी 15 सितंबर से ही स्टार्ट किया है। लेकिन ये कि मुझे ऐसा लगता है कि यूरोपियन हिस्ट्री एक दफ़ा पढ़ लेनी चाहिए, वो इसलिए कि आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ख़ुद उसको कवर करना, क्योंकि आपको जब लेक्चर्स डिलीवर होते हैं उसमें आपकी डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेरीज, आपको हर चीज़ वेल कनेक्टेड, वेल ड्राफ्टेड और हर चीज़ मिल रही होती है, और आपकी चीज़ें जो है वो ईज़िली आप उसको कवर कर सकते हैं। तो आई थिंक कि आपको ले लेने चाहिए। अगर आपने 37 स्कोर किया है तो आई होप इंशाल्लाह आप इसको 87 पर भी ले जा सकते हैं। आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप इसको रिकॉर्डेड लेक्चर को सुन सकते हैं एनरोल करने के बाद, और जब भी आपका दिल करे आप स्लाइड्स देखें। लेकिन आई फील लाइक कि वन ऑन वन में हिस्ट्री में ये होता है कि आप वो चीज़ें पढ़ते हैं और फिर आप साथ पूछते हैं, और फिर आप साथ जब क्वेश्चंस को पढ़ कर आते हैं और सॉल्व करते हैं क्लास में, फिर आप डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आप उसको टैकल करेंगे क्वेश्चन को। मैम बुक कौन सी फॉलो कर रही हैं आप, या हमें करनी चाहिए? मैंने 3 डिफरेंट बुक्स से अपने नोट्स जो हैं और डिफरेंट चीज़ों से किए हैं। स्पेशली अगर अभी आप कोई बुक की रिकमेंडेशन मांग रहे हैं, तो आप वर्ल्ड टाइम्स की है एक फ़र्रुख सुल्तान की मॉडर्न यूरोप, आप वो पढ़ सकते हैं। बट उसमें भी काफ़ी हद तक चीज़ें बहुत उन्होंने डिफरेंट कोट की हुई हैं, और डिफरेंट इन अ सेंस के कुछ इवेंट्स जो हैं वो मिस कोट किए हुए हैं और गलत है, लेकिन ये कि वो एक बेस लाइन के लिए ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाह रहे हो तो वी.डी. महाजन की बुक है हिस्ट्री ऑफ यूरोप की, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ यूरोप, वो पढ़ ले। वो 5 to 600 पेजेस की है, बट बहुत अच्छी बुक है। अगर वो एक दफ़ा आप पढ़ लेते, लेकिन वो इस स्टेज पर नहीं, कीपिंग इन व्यू के आप 2026 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो अभी नहीं, क्योंकि वो बुक पढ़ के आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे। उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी हैं और बहुत ही स्कैटर्ड फॉर्म में लिखी हैं, आपकी कनेक्टिविटी ड्रॉ नहीं होगी। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, और अच्छी बुक, तो वी.डी. महाजन की। अगर थोड़ी शॉर्ट टाइम के लिए लेकिन फिर क्रॉस चेक करना पड़ेगा, आप फिर वर्ल्ड टाइम्स की फ़र्रुख सुल्तान की कर सकते हैं। और मैम जो कोटेशन है वो जस्ट इंट्रोडक्शन में आएगी, या हम बॉडी पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं कोई 2-3 और? जस्ट गिव मी 1 सेकंड। अच्छा, आप कोटेशंस बॉडी पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, आप इवन किसी टॉपिक के अंदर भी लिख सकते हैं, उसकी सब पैराग्राफ में भी। पॉइंट इज़ कि आपके पास 15 to 16 कोटेशंस तो होनी चाहिए अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपकी कैपेसिटी है इतनी ब्रेन की कि आप वो वॉर्स की डेट्स भी याद रखेंगे, इवेंट्स भी याद रखेंगे, सारी चीज़ें, गुड टू गो, आप लिखें। और आई हाईली रिकमेंड, मैं अपने पेपर पैटर्न आपके साथ शेयर करूँगी कि इस तरह से आप अपना पेपर अटेम्प्ट करना है जिसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएँ। तो आप लिखें और सर्च करें और वो करें। बाकी मैं अपने टॉपिक्स के साथ अंदर बहुत सारी कोटेशंस मैंने आज तो सिर्फ 2 ऐड किए हैं, जस्ट बिकॉज़ आपको बताने के लिए कि कोटेशंस में से ही क्वेश्चंस बन जाते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में मैंने कोटेशंस भी ऐड किए हैं। इट्स अप टू यू, आप याद करते हैं जैसे भी है, लेकिन आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू ऑल ऑफ देम। ये मैंने अपना नंबर शेयर किया है, और सर ने रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपके साथ शेयर किया है। दोज़ हू आर विलिंग वो इस पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
बाकी है कि रजिस्ट्रेशन करवा लें। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इन कांटेक्ट रहूँगी और फिर आपकी जो भी क्वेरीज होंगी रिलेटेड टू यूरोपियन हिस्ट्री। क्लासेस आपकी हैं 15 सितंबर से स्टार्ट, नेक्स्ट वीक नहीं, उससे नेक्स्ट वीक। मैम टाइमिंग कंफर्म करते हैं प्लीज। टाइमिंग अभी तक तो 4 से 5:30 है, बट इट्स अप टू सर उस्मान। अगर वो मेरा टाइम स्लॉट चेंज करते हैं तो मुझे इशू नहीं है। कीपिंग इन व्यू बाकी स्टूडेंट्स भी डिफरेंट लेक्चर्स में इनरोल हैं। लेक्चर्स मेरे 15 से 16 हैं और मैं ये सारे आपको हाई फ्रिक्वेंसी टॉपिक्स करवाऊंगी ताकि आपके पास्ट पेपर कवर हो। और एक और स्ट्रैटेजी हमेशा से आप याद रखें, जब भी आप पेपर अपना यूरोपियन हिस्ट्री का देखें, आप उसमें ये नहीं देखें कि आपको कितने सवाल नहीं आते हैं, ठीक है? इससे एकदम आपका मोराल बहुत डाउन हो जाएगा। क्वेश्चन 8 आते हैं, आप उसमें से देखें कि आपको आते कितने हैं। आई कैन बेट कि आप जब लेक्चर्स लेते हैं और आपके पास हर चीज़ होती है, आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं, मॉक्स देते हैं, आप 8 में से 6 to 7 क्वेश्चंस कर सकते हैं। वो जो 2 नहीं कर सकते उसका गम नहीं करना, जो 5 to 6 कर सकते हैं उसमें से फिर 4 बेस्ट अपने पिक करने और हमेशा वो टॉपिक्स पिक करने हैं जिनके साथ मैप आप ड्रॉ करेंगे फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चंस पर, ठीक है? सेंटर में आप थोड़ा सा अपना कर सकते हैं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन हल्का फुल्का आता है, कुछ उसमें ब्रेकेज है, लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका हमेशा मैप, कोटेशंस, वेल कनेक्टेड, वेल रिटन होगा। इसी तरह से आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? इसके अलावा किसी का कोई और क्वेश्चन है? मैम ये सेशन में कितने टेस्ट इंक्लूड होंगे मॉक्स? जी, मॉक्स इंक्लूडेड है। इसमें 3 ही टेस्ट हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको कंफर्म करके बताऊंगी। लेकिन आपके 2 या 3 मॉक्स हैं, लेकिन मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस शेयर करूंगी। मैं ड्यूरिंग क्लास या आपसे वो इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगी कि आप कैसे लिखें ख़ास हिस्ट्री के लिए और किस तरह से आप एक आउटलाइन बनाएं। मैं अपने अटेम्प्टेड क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपके लिए ईजी हो जाए, आप किस तरह से हिस्ट्री का पेपर वो करेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपके साथ एमसीक्यूज़ से रिलेटेड भी एक बुक शेयर करूँगी। अभी आई एम जस्ट कीपिंग दैट नेम। मैंने वहीं से यूरोपियन हिस्ट्री के पेपर एमसीक्यूज़ की प्रेप की थी एंड मेरे 20 आउट ऑफ 20 हमेशा से ठीक हुए हैं। तो आप लोग वो बुक भी ले लें और बहुत अच्छा हो जाएगा। और लेक्चर्स जब मैं बहुत डिटेल में आपको डिलीवर करूँगी तो आपके मैक्सिमम चीज़ें इसमें से भी कवर हो जाएंगी। मैम उसका नाम बता दें बुक का जो आप बता रही हैं अभी। इस टाइम मेरे बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आ रही है। मैं आपको वो सईद पटना की तो नहीं मैडम कहीं? नहीं, वो कोई छोटा सा कैप्सूल है, इल्मी वालों का है या पता नहीं डोगर का है, छोटा सा कैप्सूल है, उसके अंदर हर टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट एमसीक्यूज़ हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। लेकिन आप सर्च कर सकते हैं इल्मी का है या डोगर्स का है। वो बहुत पुरानी मेरे पास बुक है, अभी बिल्कुल मुझे याद नहीं है। और दूसरा मैम ये क्योंकि टाइमिंग क्लैश की भी बात हो रही थी तो रिकॉर्डिंग लेक्चर अवेलेबल प्रोवाइड होंगे हमें? जी जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड होगी गूगल क्लास पर। मैं आपको सबको एनरोल करूँगी जो मेरे साथ हैं और ऐड करूँगी, साथ अपनी मैं स्लाइड्स भी वहाँ पर अपलोड करूँगी। आपके पास फरवरी 2026 तक की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और कुछ और उसमें अपडेट होगा, कोटेशंस या कुछ और, तो वो मैं साथ ऐड ऑन कर दूँगी आपके एंड दिन तक कि वो आपके पास पर नोटिफिकेशन वाइज सारी चीज़ें शेयर हो जाएंगी। तो कोई इशू नहीं। थैंक अगर यू इन मैम। केस किसी का इशू आ रहा है टाइमिंग का या किसी भी तरह से, तो वो रात को किसी भी टाइम लेक्चर सुन सकता है और रिकॉर्डिंग देख सकता है, या कुछ इन पर्सन फिर कोई क्वेश्चंस आते हैं या क्वेरीज है तो वो डिस्कस कर सकता है। काइंडली ये जो भी आप टेक्स्ट करेंगे अपना नेम ज़रूर लिखें और साथ लिखें कि यूरोपियन हिस्ट्री के बैच से हैं, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा और डिटेल्ड लेक्चर था ये। बस थैंक इंटरनेट इश्यूज की वजह से ना ये प्रॉपरली शुरू में समझ में नहीं आया क्योंकि वो आवाज़ नहीं आ रही थी क्लियर। तो प्लीज़ इसको इंश्योर करा लीजिए कि हमें इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाए। जी जी बिल्कुल, ये रिकॉर्डिंग हुई है यहाँ की और ये यूट्यूब पर भी आपके अपलोड होगी इंशाल्लाह, ठीक है? आप ठीक है इसको मैम, वापस थैंक यू भी सो सुन मच। सकते हैं। ठीक है, ओके। थैंक यू। इसके अलावा किसी का कोई और क्वेश्चन है?
All sorted? I guess सबके questions हो गए हैं. Thank you. Thank you everyone for bearing this much lengthy lecture. I hope कि आप बोर नहीं हुए हैं मेरे साथ और आपको easily समझ आ जाएगी यूरोपियन हिस्ट्री which is considered to be the lengthiest one, no doubt, but अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे और समझ आ जाएगी तो good to go इंशाल्लाह. किसी का कोई और क्वेश्चन तो नहीं? शुड आई एंड दिस? और बाकी रजिस्ट्रेशन का नंबर शेयर कर दिया है सर ने खुद. थैंक यू सो मच.